ऐश और एलआरए को पूरे एरिया की बेस्ट कॉमनर डुओ माना जाता था। दो ऐसे लोग जिनके पास नाम या स्टेटस कुछ नहीं था, सिर्फ उनके फ्रैंक टैलेंट्स थे और फिर भी उन्होंने डिवाइन ट्रायल क्लियर कर लिया। ट्रायल के गार्डियन लव गॉड उन्हें रिवॉर्ड देने का ऑफर देते हैं। दोनों में से एक अपना टैलेंट दोबारा अवेकन कर सकता था। ऐश एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और सीधा एलआरए की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन एलआरए खुद को चूज करती है। अगले ही पल एक चमकदार होली लाइट उस पर गिरती है। एक इंस्टेंट में उसका फ्रैंक टैलेंट सीलिंग तोड़ते हुए सीधा एस रैंक तक पहुंच जाता है। लेकिन ऐश ने स्टोन टैबलेट पर कुछ और भी देखा था, लव गॉड का हिडन ब्लेसिंग, फाइनल सीक्रेट ट्रायल। अगर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की तरफ पॉइंट करें और उनके दिल सच में एक जैसे हों तो दोनों को ट्रिपल एस रैंक टैलेंट्स मिलते हैं। ऐश को लगा था कि इससे वो दोनों मिलकर अनस्टॉपेबल बन जाएंगे, लेकिन वो गलत था। जैसे ही एलआरए रीअवेकन होती है, उसे लगने लगता है कि ऐश उसके लेवल के लायक नहीं है। अब उसकी नजर एक पावरफुल क्लैन के डबल एस रैंक हंटर पर थी। वो एकेडमी इंस्ट्रक्टर्स पर प्रेशर डालती है ताकि ऐश को बॉन्ड तोड़ने पर मजबूर किया जा सके। कोई और ऑप्शन न देखकर ऐश खुद ही कीमत चुकाता है। ओथ बॉन्ड तोड़ने के लिए वो अपनी सारी स्पिरिट एनर्जी और आधी लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस कर देता है। एलआरए को कभी पता नहीं चला कि डिवाइन ट्रायल के दौरान ऐश को ट्विन सोल स्टोन मिला था, एक रेयर रेलिक जो एक हंटर को एक साथ दो स्पिरिट वेपन्स के साथ बॉन्ड करने की एबिलिटी देता है और उन्हें ग्रोथ पावर भी प्रोवाइड करता है। शैडो सिटी हंटर एकेडमी की अवेकनिंग स्टेज पर दो खूबसूरत ट्विन सिस्टर्स टेस्ट क्रिस्टल के सामने हाथ पकड़कर खड़ी थीं। दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस था, लूना के सिल्वर हेयर और ब्लैक स्टॉकिंग्स थे, उसका एटीट्यूड एलिगेंट और आइस कोल्ड था। नोवा के ब्लैक हेयर और व्हाइट स्टॉकिंग्स थे और उसकी पर्सनालिटी सॉफ्ट और स्वीट थी। अवेकनिंग इंस्ट्रक्टर जोर से रिजल्ट्स अनाउंस करता है। नोवा अवेकन टैलेंट बल्क क्लास स्पिरिट वेपन टैटर्ड केप। लूना अवेकन टैलेंट बल्क क्लास स्पिरिट वेपन फायर पोकर। पूरा अवेकनिंग प्लाजा हंसी से फट पड़ता है। लोगों को डिजास्टर देखना बहुत पसंद होता है। ऐश के चेहरे पर हल्की सी स्मर्क आ जाती है। परफेक्ट, उसके टारगेट्स आ चुके थे। सेरेमनी खत्म होते ही बॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन का टाइम आता है। इंस्ट्रक्टर्स समझाते हैं कि हंटर और स्पिरिट वेपन के बीच तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं। टेम्पररी बॉन्ड, हंटर स्पिरिट वेपन की मैक्सिमम 60% पावर यूज कर सकता है, इसे कभी भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन टूटने के बाद दोनों 10 दिन तक किसी और से बॉन्ड नहीं कर सकते। ओथ बॉन्ड, हंटर स्पिरिट वेपन की 80% पावर यूज कर सकता है, जो पहले बॉन्ड तोड़ता है वो अपनी सारी एबिलिटीज और आधी लाइफ स्पैन खो देता है। इटर्नल बॉन्ड, हंटर स्पिरिट वेपन की 100% पावर यूज करता है, दोनों की जिंदगी परमानेंटली लिंक्ड हो जाती है। अगर एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। इंस्ट्रक्टर के बोलते ही लूना और नोवा के आसपास हंटर्स की भीड़ लग जाती है। लूना, मैं डी रैंक हूँ पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो टेम्पररी बॉन्ड करते हैं। नोवा, मैं सी रैंक हूँ, मेरे साथ बॉन्ड कर लो, मैं तुम्हें सीधा टॉप तक ले जाऊंगा, बस एक कंडीशन है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लूना और नोवा दोनों अच्छी तरह समझ रही थी कि इन लोगों का असली मकसद क्या है। टेम्पररी बॉन्ड उनके लिए ऑलमोस्ट फ्री राइड था। गेट लॉस्ट। लूना ठंडी नजर से भीड़ को देखते हुए बोलती है, हम सिर्फ ओथ बॉन्ड्स एक्सेप्ट करते हैं। ये वर्ड्स तलवार की तरह लगते हैं। जो हंटर्स उनके पास आने के लिए लड़ रहे थे सब तुरंत पीछे हट जाते हैं। तभी कुछ लड़कियां अपने नए बॉन्डेड हंटर्स के साथ आती हैं। उनकी आवाज मजाक और तानों से भरी हुई थी। बल्क क्लास स्पिरिट वेपन और स्क्रैप यार्ड के कबाड़ में क्या डिफरेंस है? कोई नहीं, तुम दोनों भी बस टॉयज हो जिनसे लोग खेलते हैं और फिर फेंक देते हैं। नोवा अपना लोअर लिप बाइट करती है, उसके छोटे हाथ स्कर्ट को कस के पकड़ लेते हैं और हल्का सा कांपने लगते हैं। फिर क्रैक, एक तेज और साफ आवाज गूंजती है। जो लड़की अभी तक बकवास कर रही थी उसके गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आते हैं। अपनी जुबान संभाल के लूना सीधी आवाज में कहती है, वो वार्निंग देने वालों में से नहीं थी। लूना, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, सो क्लैन शैडो सिटी में कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता भी है मेरा बाप कौन है? लड़की अपने जलते हुए गाल को पकड़ लेती है। बेइज्जती एक पल में गुस्से में बदल जाती है। वो वापस वार करने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन उसका हाथ आधे रास्ते में ही रुक जाता है। फनी बात है, इतनी बड़ी हो गई हो और तुम्हारे डैड ने अब तक तुम्हें नहीं बताया कि वो कौन है? शायद अपनी मॉम से पूछ लो। लूना और नोवा के पास एक लंबा सा फिगर खड़ा था। ऐश, तुम्हें डंप कर दिया गया था लूजर, इसमें मत पड़ो। लड़की गुस्से से ऐश की तरफ देखती है। ऐश कुछ नहीं बोलता, बस उसे एक ठंडी और स्टेबल नजर से देखता है, एक ऐसी नजर जो सब कुछ कह देती है। हाँ, ऐश अपनी सारी स्पिरिट एनर्जी खो चुका था। वो गोल्ड टियर 3 से सीधा ब्रॉन्ज टियर 1 पर आ गिरा था, बिल्कुल उन फ्रेशमैन की तरह जो अभी अभी अवेकन हुए थे। लेकिन उसके कॉम्बैट एक्सपीरियंस के सामने ये भीड़ कुछ भी नहीं थी। उसे इन लोगों को हैंडल करने के लिए स्पिरिट वेपन की भी जरूरत नहीं थी। यहाँ क्या हो रहा है? बॉन्डिंग आवर्स के दौरान फाइटिंग अलाउड नहीं है। हंटर रोप पहने एक इंस्ट्रक्टर उनकी तरफ आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हम बस मजाक कर रहे थे। लड़की जल्दी से बोलती है और बात को वहीं खत्म करने की कोशिश करती है। उसे पता था कि गलती उसकी ही थी। ऐश भी कोऑपरेट करता है और उसका हाथ छोड़ देता है। जोई, लूना, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, इसका पछतावा होगा तुम्हें। धमकी देकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐश कैजुअली लूना और नोवा की तरफ देखता है। आजकल के फ्रेशमैन कितने जेनरस होते हैं, अभी मिले ही हैं और मुझे फ्रूट्स देने का प्रॉमिस भी कर दिया। नोवा जोर से हंस पड़ती है। थैंक यू ऐश। उसकी स्माइल बिल्कुल वार्म और जेन्युइन थी। लूना कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखों की परमानेंट ठंडक थोड़ी सी पिघल गई थी। उतना ही काफी था थैंक यू कहने के लिए। तुमने हमारी हेल्प क्यों की? लूना पूछती है। मैं यहाँ बॉन्ड करने आया हूँ, ऐश सीधा जवाब देता है। कोई गेम नहीं, सीधा पॉइंट पर। तुमने खुद देखा, मैं और नोवा दोनों बल्क क्लास स्पिरिट वेपन्स हैं, फिर भी तुम हमसे ओथ बॉन्ड करना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐश हाथ हिलाकर मना करता है। ओथ बॉन्ड नहीं। लूना की आंखें तुरंत ठंडी हो जाती हैं। तो ये भी बाकी लोगों जैसा ही निकला, सिर्फ उस और नोवा के लुक्स में इंटरेस्टेड। ऐश उसके एक्सप्रेशन का चेंज पकड़ लेता है। वो दोनों की आंखों में देखकर शांति से बोलता है, मेरा मतलब है इटर्नल बॉन्ड। इटर्नल बॉन्ड? नोवा उसकी कॉन्फिडेंट आवाज सुनकर फ्रीज हो जाती है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे पता है तुम दोनों किस सिचुएशन में हो और तुम दोनों को भी पता है मेरे साथ क्या हुआ है। टेम्पररी बॉन्ड और ओथ बॉन्ड दोनों
दोनों टूट सकते हैं। अगर अपनी डेस्टिनी बदलनी है तो बड़ा बेट लगाना पड़ेगा। अपना फ्यूचर मेरे हवाले कर दो, हम साथ लड़ेंगे और अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लेंगे। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं हिलती। अगर वो दोनों स्पिरिट वेपन्स के साथ बॉन्ड करके ग्रोथ पावर अनलॉक कर सकता है तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो तीनों की किस्मत बदल सकता है। लूना और नोवा एक दूसरे की तरफ देखती हैं। दोनों सच जानती थी अगर उनकी स्पिरिट रैंक्स इंप्रूव नहीं हुई तो उनके क्लैन वाले ऑलमोस्ट पक्का उनकी पॉलिटिकल मैरिजेस अरेंज कर देंगे, किसी अनजान इंसान से शादी और पूरी जिंदगी दूसरों के डिसीजंस पर चलना। लेकिन अगर ऐश उनके साथ बॉन्ड करे तो शायद, बस शायद सब कुछ बदल सकता था। एक हंटर एक साथ दो लोगों से बॉन्ड नहीं कर सकता, तो हम दोनों में से कौन? लूना पूछती है। ऐश पहले आइस कोल्ड लूना की तरफ देखता है, फिर स्वीट नोवा की तरफ। ये सीन देखकर आसपास के सारे हंटर्स जलन से दांत पीस रहे थे। नो वे, इस बंदे ने सच में चूज कर लिया। दोनों लड़कियां उसकी तरफ देखती हैं। लूना हल्का सा भौं चढ़ा लेती है जबकि नोवा थोड़ी शर्मा जाती है। फिर ऐश दोनों को एक साथ देखकर बोलता है, मैं तुम दोनों को चूज करता हूँ। बच्चे चॉइसेस करते हैं, एडल्ट्स सब कुछ ले लेते हैं। लूना और नोवा की आंखें शौक से खुल जाती हैं। ऐश, तुम सीरियस हो? एक हंटर हम दोनों के साथ कैसे बॉन्ड कर सकता है? मुझ पर ट्रस्ट करो, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम दोनों के साथ एक ही वक्त पर बॉन्ड कर सकता हूँ। मुझे बस तुम दोनों का हाँ चाहिए। ऐश सिंसियरिटी के साथ बोलता है। आखिर ट्विन सोल स्टोन उसी के पास था। यस, मैं ऐश के साथ बॉन्ड भी कर सकती हूँ और लूना के साथ भी रह सकती हूँ। नोवा एक्साइटमेंट में अपने पैरों पर उछलने लगती है। ठीक है, लूना फाइनली कहती है, देखते हैं तुम ये कैसे करते हो, लेकिन वार्निंग दे रही हूँ, नोवा और मेरे साथ गेम्स मत खेलना। लूना ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो रिस्क लेगी। ऐश दोनों बहनों के हाथ पकड़कर उन्हें एक छोटे से सर्कल में ले आता है। तीनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक हाथ सॉफ्ट और वार्म था जबकि दूसरा जेड की तरह ठंडा और स्मूथ। ऐश अपनी स्पेशल रिंग से ट्विन सोल स्टोन निकालता है। अगले ही पल एक होली लाइट तीनों को पूरी तरह कवर कर लेती है। उनकी कॉन्शियसनेस एक ऐसी स्पेस में पहुंच जाती है जहां हर तरफ स्टार लाइट और क्लाउड्स का समुद्र था। इटर्नल बॉन्ड प्रोसेस शुरू हो रहा है। तुम्हारी जिंदगियां हमेशा के लिए स्टार फील्ड से जुड़ी रहेंगी। साथ जीना, साथ मरना। इस बॉन्ड को किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। एक्सेप्ट करते हो या रिफ्यूज? ऐश बिना एक सेकंड सोचे बोलता है, आई एक्सेप्ट। जैसे ही वो चॉइस करता है, स्टार फील्ड में एक चमकता हुआ स्टार जल उठता है। इटर्नल बॉन्ड सी। लूना शॉक में उसे देखती रह जाती है। ये विजन सिर्फ इटर्नल बॉन्ड के वक्त ही दिखाई देता है। उसने सच में कर दिखाया। मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। लूना कुछ समझ पाती उससे पहले ही नोवा ने अपना जवाब दे दिया। ऐश के स्टार के पास एक दूसरा स्टार भी जगमगाने लगता है। आई एक्सेप्ट। अब लूना भी पीछे हटने वाली नहीं थी। स्टार फील्ड के बीच दोनों स्टार्स के सेंटर में एक तीसरा स्टार अपीयर होता है जो सबसे ज्यादा ब्राइट था। ऐश, लूना, नोवा, तुम्हारा इटर्नल बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। लाइट धीरे धीरे गायब हो जाती है और ऐश फिर से अवेकनिंग प्लाजा में खड़ा था। उसके हाथ में एक फायर पोकर था और पीठ पर एक टैटर्ड केप। फायर पोकर, बल्क क्लास, फायर अटैक 10% माइनस, फायर रेजिस्टेंस 10% माइनस, टैटर्ड केप, बल्क क्लास, डिफेंस 10% माइनस, एलिमेंटल अटैक 10% माइनस। उसके आसपास दूसरे हंटर्स भी अपने बॉन्ड्स कंप्लीट कर चुके थे। हर किसी के हाथ में पावरफुल और ग्लोइंग स्पिरिट वेपन्स थे। सिर्फ ऐश ही था जो दो बिल्कुल बेकार, लाइटलेस और जंक जैसे स्पिरिट वेपन्स पकड़े खड़ा था। लेकिन इटर्नल बॉन्ड कंप्लीट होने के बाद ऐश पूरे अजोरा का पहला और अकेला हंटर बन गया जो एक साथ दो स्पिरिट वेपन्स होल्ड कर सकता था। और उसी पल उसके अंदर बहुत गहरा सोया हुआ कुछ जागना शुरू हुआ। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, ग्रोथ पावर एक्वायर्ड, ट्विन सोल सिस्टम लोडिंग कंप्लीट। ये सिस्टम लाइफ स्पैन को टैलेंट और वेपन्स में इंजेक्ट करके फ्यूचर प्रोजेक्शंस रन कर सकता है। प्लेयर ऐश, जेंडर मेल, एज 20, रिमेनिंग लाइफ स्पैन 41 ईयर्स। मॉन्स्टर को किल करने पर उसकी लाइफ स्पैन का 1% अब्सॉर्ब होगा। किसी अवेकेंड को किल करने पर जो प्लेयर को मारना चाहता हो उसकी लाइफ स्पैन का 100% अब्सॉर्ब होगा। साथ ही स्पिरिट रैंक के हिसाब से बोनस स्केलिंग मिलेगी। टैलेंट फैंटम, स्पिरिट रैंक ब्रॉन्ज टियर 1, कॉम्बैट स्किल्स नन, ट्विन सोल सिस्टम। ऐश को यकीन ही नहीं होता, इस दुनिया में आए 2 साल हो गए थे और आज जाकर उसका सिस्टम एक्टिवेट हुआ था। और सिर्फ एक्टिवेट ही नहीं हुआ बल्कि लाइफ स्पैन अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी भी दे रहा था। अगर वो मॉन्स्टर्स और अवेकेंड लोगों की लाइफ स्पैन अब्सॉर्ब करता रहा तो थियोरेटिकली वो हमेशा जी सकता था। ऐश तुरंत सिस्टम पैनल ओपन करता है। अब टेस्ट करने का टाइम था। वो अपनी लाइफ स्पैन को सीधा अपने टैलेंट में इंजेक्ट करना शुरू कर देता है। 38 साल फैंटम टैलेंट में इंजेक्ट किए जा रहे हैं। क्रिम्सन एनर्जी उसके पूरे बॉडी के अराउंड घूमने लगती है। तुम्हारा एफ रैंक फैंटम री अवेकन होकर ई रैंक फ्रेंजी बन गया है। रिमेनिंग लाइफ स्पैन 3 इयर्स। फ्रेंजी ई रैंक, फिजिकल लाइफ स्टील प्लस 5%, अटैक स्पीड प्लस 30%, मूवमेंट स्पीड प्लस 30%। सिर्फ 38 साल की लाइफ स्पैन जलाकर उसका एफ रैंक टैलेंट ई रैंक तक इवॉल्व हो गया था। पुराने फैंटम के कंपैरिजन में फ्रेंजी हर एंगल से ज्यादा पावरफुल था और ऊपर से लाइफ स्टील भी देता था। प्योर अपग्रेड। ऐश दोनों मुट्ठियां कस लेता है। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पिंजरे से निकलकर आजाद हुए शेर की होती है। ई रैंक तो बस शुरुआत है। जब तक उसके पास लाइफ स्पैन है वो बार बार रीअवेकन करता रहेगा और भी स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा। रिलीज। ऐश अपनी स्पिरिट एनर्जी वापस खींच लेता है। लूना और नोवा तुरंत ह्यूमन फॉर्म में लौट आती हैं। ऐश उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, क्लास के बाद मुझसे मिलना, लोहा गर्म है, इसी वक्त स्ट्राइक करते हैं, हमें अपनी कोऑर्डिनेशन बिल्ड करनी होगी। क्लास खत्म होते ही ऐश सीधा मार्केट एक्सचेंज चला गया और अपने पास बचे हुए हर कॉइन को कॉम्बैट स्किल्स खरीदने में लगा दिया। लायरा के साथ ओथ बॉन्ड टूटने के बाद उसकी सारी स्पिरिट एनर्जी खत्म हो गई थी और उसके साथ ही उसने जो भी कॉम्बैट स्किल्स सीखी थी वो भी मिट्टी में मिल गई थी। फिलहाल उसकी औकात सिर्फ 3 फ्रैंक स्किल्स खरीदने की थी। विंड स्टेप फ्रैंक, हवा की
फोर्स पैरों के अराउंड रैप हो जाती है। मूवमेंट स्पीड प्लस 30% फॉर 10 सेकंड्स। कूल डाउन 120 सेकंड्स। ब्लड पुल, हाथ की पाम में हवा का वॉटेक्स क्रिएट करता है जो सामने वाली चीज को अपनी तरफ खींच सकता है। कूल डाउन 20 सेकंड्स। चार्ज स्ट्राइक फ्रैंक, 1 सेकंड चार्ज करके स्पिरिट एनर्जी को स्पिरिट वेपन में चैनल करता है और 200% बर्स्ट डैमेज डील करता है। कूल डाउन 20 सेकंड्स। अलग अलग देखो तो ये स्किल्स कुछ खास नहीं थी, लेकिन ट्विन सोल सिस्टम के लाइफ प्रोजेक्शन फीचर के साथ ऐश लाइफ स्पैन को कॉम्बैट स्किल्स में भी इंजेक्ट कर सकता था। बस लाइफ स्पैन काफी होनी चाहिए, फिर हर स्किल को अपग्रेड किया जा सकता था। तभी प्लाजा के दूसरे साइड से नोवा उसे हाथ हिलाकर बुलाती है। सॉरी ऐश, तुम्हें वेट करना पड़ा। बिल्कुल नहीं, मैं भी अभी आया हूँ। ऐश हल्का सा स्माइल करता है। तुमने कहा था पहले ट्रेनिंग करेंगे, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। लूना यूजुअल तरीके से सीधा मुद्दे पर आती है। 1 मिनट, पहले मेरे घर चलो, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐश के चेहरे पर एक मिस्टीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। सच में? चलो फिर। लेकिन नोवा की क्यूरियोसिटी ऑलरेडी एक्सप्लोड होने वाली थी। हम एक दूसरे को प्रॉपर्ली जानते भी नहीं और मैं ऑलरेडी ऐश का ट्रेजर देखने जा रही हूँ। क्या ये ठीक है? कहने को वो हेजिटेंट थी, लेकिन एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर क्लियरली दिखती थी। लूना ने आंखें सिकोड़ ली। ऐश, जो भी ये ट्रेजर है ना, अगर वियर्ड हुआ तो मैं इसे तोड़ दूंगी। उसने 2 उंगलियों से सिजर्स का जेस्चर बनाया। ऐश के शरीर में सीधा ठंड सी दौड़ गई। ऐश का अपार्टमेंट एक पुरानी और ऑलमोस्ट टूट चुकी बिल्डिंग में था। अंदर घुसते ही दोनों सिस्टर्स रुक गईं। हर जगह सामान बिखरा हुआ था। तुम्हारे घर में चोरी हुई थी क्या? और तुम इतने काम कैसे हो? लूना मजाक करते हुए पूछती है। आदत हो जाती है। ऐश ऑकवर्डली हंस देता है। ऐश, जल्दी बताओ ना, ट्रेजर कहाँ है? नोवा एक्साइटमेंट में लगभग उछल रही थी। क्यूरियोसिटी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुकी थी। ऐश उन्हें सीधा बाथरूम के दरवाजे तक ले जाता है। बाथरूम में छुपा रखा है? लूना का पेशेंस टूटने लगता है। तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है क्या? ऐश बिना कुछ बोले दरवाजा खोल देता है। छोटे से बाथरूम के अंदर लगा सर्कुलर मिरर अचानक डिस्टॉर्ट होने लगता है। उसकी सरफेस घूमती है, ब्रॉन्ज और गोल्डन लाइट चमकने लगती है और एक स्पेशल वॉटेक्स खुल जाता है। ये था डंजन गेट और यही था ऐश का ट्रेजर। जब से डंजन्स अजोरा पर डिसेंड हुए थे, डंजन गेट्स दुनिया भर में रैंडम जगहों पर स्पॉन होने लगे थे। कभी आसमान में, कभी जमीन के नीचे, कभी समुद्र में, कभी जंगलों के अंदर और अपेरेंटली कभी किसी के बाथरूम में भी। जो भी इस गेट के अंदर जाता वो मॉन्स्टर्स से भरी एक अलग दुनिया में पहुंच जाता। स्पेशल वॉटेक्स का कलर डंजन का रैंक बताता था। ब्रॉन्ज ग्लो का मतलब था ब्रॉन्ज रैंक्ड डंजन और इसमें सिर्फ ब्रॉन्ज टियर या उससे नीचे के अवेकेंड ही एंटर कर सकते थे। नॉर्मली ऐसा हिडन गेट मिलने पर उसे शैडो सिटी ब्यूरो या हंटर गिल्ड को रिपोर्ट किया जाता था और बदले में रिवॉर्ड मिलता था। लेकिन ऐश का ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये गेट कल रात ही अपीयर हुआ है। हमारे पास टाइम नहीं है। तुम लोग ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना चाहते थे ना, वार्म अप भूल जाओ, सीधा रियल बैटल में चलते हैं। नोवा की आंखें खुल जाती हैं। ऐश, तुम सीरियसली कह रहे हो कि हम सीधा डंजन में घुस जाएं? उसका दिमाग इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। हम 3 लोग? तुम सीरियस हो? इवन लूना, जो नॉर्मली काम रहती थी, इस आइडिया को पागलपन समझ रही थी। डंजन्स मजाक नहीं होते। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से कम 20 लोगों की स्क्वाड अंदर जाती थी और ट्विंस को तो टैलेंट अवेकन किए हुए अभी कुछ घंटे ही हुए थे। ऐश के पास एक्सपीरियंस था, लेकिन उसका स्पिरिट रैंक भी सिर्फ ब्रॉन्ज टियर 1 था। सिर्फ 3 लोगों का बिना प्रिपरेशन डंजन में घुसना ऑलमोस्ट सुसाइड था। मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐश का चेहरा बिल्कुल सीरियस था। बकवास बंद करो। हमें ये गेट रिपोर्ट करना चाहिए और रिवॉर्ड के मोनार्क क्रिस्टल्स यूज करके पहले अपने रैंक्स बढ़ाने चाहिए। लूना पूरी फर्मनेस के साथ बोलती है। उनकी करंट स्ट्रेंथ डंजन के लायक नहीं थी, लेकिन ऐश के पास सेफ हिलने का लग्जरी ही नहीं था। उसकी लाइफ स्पैन लगभग खत्म हो चुकी थी। हर सेकंड कीमत रखता था, इसलिए उसने लूना की एक भी बात नहीं सुनी। बिना हिचकिचाहट के वो सीधा स्पेशल वॉटेक्स के अंदर कदम रख देता है। सेफ रहने का वक्त खत्म हो चुका था। उन मॉन्स्टर्स का शिकार तुरंत शुरू करना था। ये तो बहुत कूल है। नोवा एक सेकंड भी नहीं सोचती, वो सीधा ऐश के पीछे डंजन गेट में जंप कर जाती है। ऐश और नोवा दोनों गायब हो चुके थे। लूना भवें सिकोड़ती है, फिर मजबूरी में उनके पीछे चल पड़ती है। स्पेशल वॉटेक्स एक तेज चमक के साथ तीनों को निगल लेता है। जब रोशनी धीरे धीरे खत्म होती है, तीनों खुद को एक अंधेरी माइन शाफ्ट के अंदर पाते हैं। गीली दीवारों पर मशालों की रोशनी हिलती डुलती रहती है, जिससे उनकी शैडोज लंबी और अजीब सी लग रही थी। आसपास का एनवायरनमेंट देखकर ऐश तुरंत समझ जाता है ये गॉब्लिन माइन है। ऐश ट्विंस को लेकर और अंदर बढ़ता है। कुछ ही देर में अंधेरे में कुछ सिलुएट्स दिखने लगते हैं, पिकैक्स पकड़े हुए गॉब्लिन्स। ऑफ कोर्स गॉब्लिन्स। लूना की एक्सप्रेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। गॉब्लिन्स छोटे हरे रंग के बिना बालों वाले क्रीचर्स होते हैं। उनके बड़े बड़े पॉइंटेड ईयर्स और लाल खून से भरी आंखें हमेशा लालच से चमकती रहती हैं। सच कहें तो लूना को थोड़ी रिलीफ मिली। गॉब्लिन्स फास्ट और चालाक होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स में उनकी रॉ कॉम्बैट पावर काफी लो होती है। रेडी हो जाओ। ऐश की आंखें सीरियस हो जाती हैं। गॉब्लिन माइनर, रेरिटी G, स्पिरिट रैंक ब्रॉन्ज टियर 1, सबसे लो लेवल गॉब्लिन ग्रंट, रिमेनिंग लाइफ स्पैन 100 ईयर्स। समझ गई। नोवा अपनी मुट्ठियां क्रैक करती है। ये उसकी पहली असली फाइट थी और वो अपना बेस्ट देने वाली थी। लूना हमेशा की तरह कॉशियस रहती है। ऐश, प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं, बस अटैक करो। ऐश की आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था जैसे ब्रॉन्ज टियर 1 मॉन्स्टर्स उसके लिए कुछ भी ना हो। स्पिरिट मर्ज। वो दोनों बहनों के हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। ब्रिलियंट लाइट लूना और नोवा की बॉडी से निकलकर ऐश को कवर कर लेती है। अगली ही पल उसके हाथ में एक सॉलिड जेट ब्लैक फायर पोकर मटेरियलाइज होता है और एक डार्क ग्रीन होल से भरा टैटर्ड केप उसके शोल्डर्स पर आ जाता है। सामने माइन शाफ्ट में 8 गॉब्लिन माइनर्स खड़े थे। लूना और नोवा
नोवा रिएक्ट भी नहीं कर पाती कि ऐश अकेला ही उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। भागो, एक अवेकेंड आ गया, एक गॉब्लिन चिल्लाता है। रुको, ये तो अकेला है और जो वेपन पकड़ा है वो भी स्पिरिट वेपन जैसा नहीं लगता। शायद कोई नॉर्मल ह्यूमन गलती से अंदर आ गया है। लड़को, इसे खत्म करो। जो गॉब्लिन्स पहले भागने वाले थे वो उल्टा पिकैक्सेस उठाकर ऐश पर टूट पड़ते हैं। उन्हें लग रहा था कि ऐश कोई आम इंसान है। ऐश धीरे से सांस छोड़ता है। ये बेवकूफ गॉब्लिन्स उसे कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। विंड स्टेप, हवा उसके पैरों के नीचे फट पड़ती है। उसकी स्पीड इंस्टेंट एक्सप्लोड हो जाती है। एक ब्लिंक में वो पहले गॉब्लिन माइनर के सामने पहुंच जाता है। गॉब्लिन रिएक्ट भी नहीं कर पाता और ऐश का फायर पोकर हवा चीरते हुए उसके सिर पर पड़ता है। क्रैक, एक भारी आवाज के साथ रॉड सीधा उसकी खोपड़ी पर लगता है। गॉब्लिन वहीं गिर जाता है। ऐश रुकता नहीं, वो रॉड उसके गले में घुसा देता है और मॉन्स्टर को कंफर्म किल करता है। गॉब्लिन के बॉडी से एक सफेद रोशनी निकलती है, बिल्कुल सोल की तरह। वो कंडेंस होकर एक ग्लोइंग ऑर्ब बनती है और सीधा ऐश के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, गॉब्लिन माइनर एलिमिनेटेड, 1 year लाइफ स्पैन अब्सॉर्ब्ड, रिमेनिंग लाइफ स्पैन 5 years। ये बहुत फास्ट है, एक गॉब्लिन चीखता है। ये नॉर्मल इंसान नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, इसके पास ट्रैश टीयर स्पिरिट वेपन है। सब मिलकर अटैक करो, हंटर को मार दो और उसके स्पिरिट वेपन्स ले लो। और कितने सालों से हमें ह्यूमन विमेन नहीं मिली है। गॉब्लिन्स पागल एक्साइटमेंट में चीखते हुए पिकैक्सेस लेकर ऐश पर टूट पड़ते हैं। ऐश फायर पोकर को वाइड आर्क में घुमाता है। सामने वाले गॉब्लिन्स पीछे उड़ जाते हैं। फिर वो लो स्पिन करता है और दूसरे गॉब्लिन के सिर पर जोरदार स्ट्राइक मारता है। उसके बाद 3 रैपिड अटैक्स और गॉब्लिन वहीं खत्म। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, गॉब्लिन माइनर एलिमिनेटेड, 1 year लाइफ स्पैन अब्सॉर्ब्ड, रिमेनिंग लाइफ स्पैन 5 years। सिर्फ एक फायर पोकर के साथ भी ऐश की मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ थी। उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस क्लियरली दिख रहा था। एक एक करके 7 मॉन्स्टर्स सोलो डाउन हो गए। आखिरी गॉब्लिन माइनर केओस का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है। ब्लड पुल, ऐश अपनी पाम आगे करता है। एक पावरफुल हवा का झटका निकलता है और भागता हुआ गॉब्लिन सीधा उसकी तरफ खींच लिया जाता है। ऐश उस पर अटैक्स की बारात चला देता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। लेकिन गॉब्लिन सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स नहीं होते, वो बहुत ही चालाक और मक्कार क्रीचर्स होते हैं। और अक्सर असली खतरा तब शुरू होता है जब तुम समझते हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर एक भी गॉब्लिन बचकर निकल गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हो सकते हैं। ऐश सिस्टम स्क्रीन पर बढ़ता हुआ नंबर देखता है, रिमेनिंग लाइफ स्पैन 11 years। उसके चेहरे पर हल्की सी सेटिस्फैक्शन आ जाती है। अब जब लाइफ स्पैन डबल डिजिट्स में पहुंच चुकी थी, उसने डिसाइड किया कि कुछ साल कॉम्बैट स्किल्स पर इन्वेस्ट किए जाएं। चार्ज स्ट्राइक में लाइफ स्पैन इंजेक्ट की जा रही है। लाइफ प्रोजेक्शन 5 years। चार्ज स्ट्राइक सक्सेसफुली एडवांस हो गई है। रिमेनिंग लाइफ स्पैन 6 years। सिर्फ 6 साल बचे थे। ऐश तुरंत दूसरी स्किल पर ट्राई करता है। विंड स्टेप में 5 years इंजेक्ट किए जा रहे हैं। विंड स्टेप मास्टर्ड हो गई है। करंट रिमेनिंग लाइफ स्पैन 1 year। आगे इंजेक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐश की आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। दोनों स्किल्स में सेम 5 साल लगे थे। दोनों फ्रैंक टीयर स्किल्स थी, फिर भी रिजल्ट अलग निकला। चार्ज स्ट्राइक डायरेक्टली लेवल अप हुई, जबकि विंड स्टेप सिर्फ मास्टर्ड स्टेज तक पहुंची। इसका मतलब विंड स्टेप को एडवांस होने के लिए और ज्यादा लाइफ स्पैन चाहिए थी। सिर्फ एक कप चाय पीने जितने टाइम में सारे 8 गॉब्लिन माइनर्स मर चुके थे और ऐश को एक स्क्रैच तक नहीं आया था। 8 मॉन्स्टर्स में से सिर्फ एक मैना क्रिस्टल ड्रॉप हुई। गॉब्लिन माइनर्स लोएस्ट टीयर मॉन्स्टर्स थे, इसलिए उनका ड्रॉप रेट बहुत खराब था। मैना क्रिस्टल्स अवेकन लोगों के स्पिरिट रैंक को इंप्रूव करने के काम आती थी। हर क्रिस्टल उंगली के नाखून से भी छोटी, ग्लास के टुकड़े जैसी लगती थी। ऐश, तुम कमाल हो। नोवा की आंखें चमक रही थी। मैं पलक झपकती और सारे गॉब्लिन्स मर चुके थे। डंजन एंट्रेंस के पास वाले मॉन्स्टर्स हमेशा वीक होते हैं और अगर मैं इन्हें भी हैंडल नहीं कर पाता तो हम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलता। लूना कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर क्रिस्टल उसकी तरफ बढ़ा देती है। ये क्रिस्टल तुम ले लो। इस रैंक पर मैंने तुमसे स्ट्रॉन्ग किसी को नहीं देखा। तुम्हारा रैंक जितना जल्दी बढ़ेगा, हमारे सर्वाइव करने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। ऐश बिना आर्ग्यू किए क्रिस्टल अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे ही उसकी एनर्जी बॉडी में घुलती है, एक गर्म फीलिंग पूरे शरीर में फैल जाती है। फिर भी ब्रॉन्ज टीयर 2 तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 और क्रिस्टल्स चाहिए होंगी। क्रिस्टल अब्सॉर्ब, ऐश माइन के और अंदर बढ़ता है। कुछ ही देर बाद उसे नए मॉन्स्टर ट्रैक्स मिलते हैं। एक बड़े से कैबिन में पहुंचकर वो रुक जाता है। वहां 30 से ज्यादा गॉब्लिन्स मौजूद थे और सिर्फ गॉब्लिन माइनर्स ही नहीं, उनके साथ 2 गॉब्लिन ओवरसीयर्स भी थे। गॉब्लिन ओवरसीयर, रेयरिटी 1 स्टार, स्पिरिट रैंक ब्रॉन्ज टीयर 2, लार्ज गॉब्लिन वेरिएंट, स्पेशलाइजेशन आयरन विप से मिड रेंज अटैक्स, रिमेनिंग लाइफ स्पैन 200 years। अब क्या? लूना की आवाज आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऐश एक्सपेक्ट कर रहा था। जितना अंदर जाओगे मॉन्स्टर्स उतने ही स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। ऐश सिचुएशन असेस करता है। एक्सपीरियंस अलग बात थी, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर्स और 2 ब्रॉन्ज टीयर 2 ओवरसीयर्स को वो अकेला हैंडल नहीं कर सकता था। कॉरिडोर बहुत नैरो था, अगर ओपन कैबिन में फाइट हुई तो वो सराउंड हो जाएगा। ऐश तुरंत पीछे हटता और नोवा के साथ स्पिरिट मर्ज रिलीज कर देता है। नोवा, तुम्हारा काम है इन सबको यहाँ तक खींच कर लाना, बस केयरफुल रहना। मुझ पर छोड़ दो ऐश, नोवा एक्साइटमेंट से जवाब देती है। प्लान सिंपल था, नोवा बेट बनेगी और गॉब्लिन्स को कॉरिडोर तक लाएगी। वहां नैरो पैसेज की वजह से चाहे कितने भी मॉन्स्टर्स आ जाएं, एक साथ अटैक नहीं कर पाएंगे। गॉब्लिन ओवरसीयर्स की आयरन विप्स भी यूजलेस हो जाएंगी क्योंकि कॉरिडोर में उन्हें प्रॉपर्ली स्विंग करने की जगह ही नहीं थी। नोवा आगे बढ़ जाती है। ऐश टनल के फोर्क पर पोजीशन ले लेता है। कैबिन के अंदर कुछ गॉब्लिन्स पिक एक्सेस चला रहे थे। तभी एक मीठी और मासूम लड़की की आवाज सुनाई देती है। एक्सक्यूज मी, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या कोई मुझे एग्जिट बता सकता है? हर एक गॉब्लिन माइनर अपनी पिकैक्स गिरा देता है। सारे एक साथ टनल एंट्रेंस की तरफ मुड़ जाते हैं। काले बाल, व्हाइट ओवर द नी स्टॉकिंग्स, सॉफ्ट और अडोरेबल फेस, बिल्कुल हेल्पलेस लगती हुई एक ह्यूमन गर्ल। मेरा चांस आ गया, एक गॉब्लिन चीखता है। अगर मैंने इस ह्यूमन वुमन को पकड़ लिया तो
तो मेरी रैंक कई बार बढ़ सकती है। सबसे पहले मैंने देखा था, कोई हाथ मत लगाना। नोवा को देखते ही पूरा गॉब्लिन ग्रुप पागल हो जाता है। मुंह से लार टपकती हुई वो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। नोवा का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो चीखते हुए भागने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है उसके होठों के कोने पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। ये तो बहुत मजेदार है, हटो मेरे रास्ते से। वो ह्यूमन मेरी है। एक बड़ा सा गॉब्लिन ओवरसियर अपनी आयरन विप घुमाता है। क्रैक! विप की मार से सामने दौड़ रहे गॉब्लिन माइनर्स उड़कर साइड में जा गिरते हैं और वो खुद सबसे आगे निकलकर नोवा की तरफ चार्ज कर देता है। ऐश, वो सब आ रहे हैं। गॉब्लिन्स बहुत स्कैरी हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ ही देर बाद नोवा ऐश के पास पहुंच जाती है और सीधा उसके सीने से लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। इट्स ओके, मैं और लूना दोनों यही हैं। ऐश उसके सर पर जेंटली हाथ फेरकर उसे रीअश्योर करता है, फिर अपनी स्पेशल रिंग से एक शार्प डैगर निकालकर उसके हाथ में दे देता है। होड़ लगभग यहाँ पहुंच चुकी है। मैं उन्हें नॉकआउट करूंगा, तुम फिनिश करना। मैं फिनिश करूं? लेकिन मुझे डर लग रहा है ऐश। नोवा नहीं कर सकती। नोवा कांपते हुए हाथों से डैगर पकड़ती है और आंखें जोर से बंद कर लेती है। तुम कर सकती हो नोवा। ऐश उसकी आंखों में देखकर हिम्मत देता है। नोवा भी मुश्किल से एक छोटा सा नॉट करती है, जैसे पूरी हिम्मत जुड़ रही हो। फिर अगले ही पल वो डैगर वापस ऐश के हाथ में रख देती है। ऐश, डैगर तुम ही रखो, मुझे ये पसंद है। वो मुड़कर अपनी स्पेशल रिंग से एक स्टील ब्लेड निकाल लेती है। ऐश कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल स्टन रह जाता है। ये वही लड़की थी जो अभी तक कह रही थी कि वो फाइटर नहीं है। तब तक गॉब्लिन होर्ड टनल के एंट्रेंस तक पहुंचने वाली थी। चार्ज स्ट्राइक! ऐश स्किल एक्टिवेट करता है। स्पिरिट एनर्जी धीरे धीरे स्पिरिट वेपन में फ्लो करने लगती है। फायर पोकर से एक भारी और डेंजरस प्रेशर निकलने लगता है। भाग लो छोटी सी क्यूटी, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। सबसे आगे वाला गॉब्लिन ओवरसियर नोवा को बिल्कुल स्टिल खड़ा देखकर सोचता है कि शिकार पक्का उसका है, लेकिन जैसे ही उसका सर कॉर्नर के पार आता है उसे सीधा 5 सेकंड चार्ज स्ट्राइक लगती है। बूम! गॉब्लिन ओवरसियर का सर तरबूज की तरह फट जाता है। खून और ब्रेन मैटर हर तरफ उड़ जाता है। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, गॉब्लिन ओवरसियर एलिमिनेटेड। 2 years लाइफ स्पैन अब्सॉर्ब्ड, रिमेनिंग लाइफ स्पैन 3 years। उसके सर पर पहना आयरन हेलमेट बिल्कुल बेकार साबित हुआ। एक ही हिट में इंस्टेंट किल। लीड ओवरसियर के मरते ही पीछे के गॉब्लिन्स टनल में टूट पड़ते हैं, लेकिन ऐश ने पहले ही ट्रैप प्रिपेयर कर रखा था। एक ट्रिगर एक्टिवेट होते ही टनल एंट्रेंस पर ऊपर की चट्टान टूटकर गिर जाती है। भारी पत्थरों का एवलांच होर्ड को 2 हिस्सों में बांट देता है। जो मॉन्स्टर्स अंदर फंस गए थे वो सिर्फ लोएस्ट टियर गॉब्लिन माइनर्स थे, लगभग 15 के आसपास। ऐश और नोवा परफेक्ट सिंक में मूव करते हैं। ऐश फायर पोकर से गॉब्लिन्स को स्टन करता है और नोवा सेफ डिस्टेंस से उन्हें फिनिश करती जाती है। एक वाइड स्विंग में ऐश एक गॉब्लिन को बेहोश कर देता है। मॉन्स्टर सीधा नोवा के पैरों के पास स्लाइड करके रुक जाता है। नोवा नहीं कर सकती, वो बार बार यही कहती रहती है, लेकिन उसकी स्टील ब्लेड का हर स्विंग लीटल था और वो सिर्फ स्लैश नहीं करती थी, सीधा हार्ट पर स्ट्राइक करती थी। मॉन्स्टर मरने के बाद भी रुकती नहीं थी, कई बार और छुरा घुसा देती थी। इतना ओवरकिल था कि ऐश को भी थोड़ी ठंड सी महसूस होने लगती है। एक पल के लिए ऐश उसकी तरफ देखता है और नोटिस करता है कि नोवा के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई है। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, गॉब्लिन माइनर एलिमिनेटेड। 1 year लाइफ स्पैन अब्सॉर्ब्ड। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, गॉब्लिन माइनर एलिमिनेटेड। 1 year लाइफ स्पैन अब्सॉर्ब्ड। रिमेनिंग लाइफ स्पैन 17 years। कुछ देर बाद सिचुएशन उलट जाती है। ऐश अभी गॉब्लिन को स्टन भी नहीं कर पाता और नोवा खुद ही चार्ज करके एक पूरी तरह एक्टिव गॉब्लिन माइनर को मार देती है। मॉन्स्टर का खून उसके गालों पर लगा हुआ था। उसकी प्योर व्हाइट स्टॉकिंग्स पूरी तरह लाल हो चुकी थी और आखिरी मॉन्स्टर के गिरने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे वो और ढूंढ रही हो। नोवा, गुड जॉब। ऐश उसे थम्स अप देता है। इतनी डिसाइसिव छोटी सी डीमन ब्लेड के साथ कौन पसंद नहीं करेगा। सब तुम्हारी एनकरेजमेंट की वजह से हुआ ऐश, मुझे हिम्मत तुमसे ही मिली। नोवा शर्माते हुए स्माइल करती है और तुरंत फिर से अपनी यूजुअल सॉफ्ट और स्वीट पर्सनालिटी में लौट आती है। मॉन्स्टर्स क्लियर करने के बाद दोनों लूट कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐश को शुरुआत में ही गॉब्लिन ओवरसियर की बॉडी से 2 मैना क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। काफी लकी ड्रॉप था। नोवा, केयरफुल। ऐश कुछ कहने ही वाला था कि अचानक सिचुएशन बदल जाती है। जब नोवा एक बॉडी लूट कर रही थी, अंधेरे में छुपा हुआ एक गॉब्लिन माइनर अचानक बाहर कूद पड़ता है। उसके हाथ की पिकैक्स सीधा नोवा के सर के पीछे की तरफ पूरी ताकत से फेंक दी जाती है। अगला पल जानलेवा हो सकता था। आखिरी पल में ऐश रिएक्ट कर लेता है। बिल्कुल लास्ट सेकंड पर वो नोवा को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। फिर भी उड़ती हुई पिकैक्स उसके बालों की कुछ लतों को छूकर निकल जाती है। अगर ऐश एक पल भी लेट होता तो नोवा का सर 2 टुकड़ों में बट गया होता। नोवा को बचाते हुए भी ऐश आइडल नहीं रहता। वो फायर पोकर पूरी ताकत से फेंकता है। वेपन सीधा गॉब्लिन के गले को चीरते हुए दीवार में घुस जाता है और उसे वहीं पिन कर देता है। लेकिन पिन होना और मरना अलग बात थी। नोवा तुरंत अपना स्पिरिट वेपन फॉर्म रिलीज करती है और आगे बढ़कर गॉब्लिन को फिनिश कर देती है। तुम दोनों ठीक हो? लूना पीछे मुड़कर पूछती है। वो सिर्फ ऐश और नोवा की कंडीशन चेक करना चाहती थी, लेकिन सामने का सीन देखकर वहीं फ्रीज हो जाती है। ऐश नोवा के ऊपर गिरा हुआ था। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब, चेहरे सामने, होठों के बीच सिर्फ एक सांस का फासला और आंखें एक दूसरे में उलझी हुई। उसी वक्त सिस्टम एक्टिवेट होता है। प्लेयर और स्पिरिट वेपन के बीच पेयरिंग शुरू। कनेक्शन सक्सेसफुल। नोवा, फीमेल, एज 18, रिमेनिंग लाइफ स्पैन 91 years, टैलेंट टैटर्ड केप, स्पिरिट रैंक ब्रॉन्ज टियर 1। ऐश आंखें झपकता है। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में नोवा के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। फिर उसकी नजर एक और चीज पर पड़ती है। अब उनकी लाइफ स्पैन्स लिंक्ड की और एनर्जी दोनों तरफ फ्लो कर सकती थी। प्लेयर इज अब्सॉर्बिंग स्पिरिट वेपन नोवा
नोवाज लाइफ स्पैन। सिस्टम के नंबर्स तेजी से बदलने लगते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स में ऐश नोवा की लाइफ स्पैन से 50 साल अब्सॉर्ब कर लेता है। उसे स्ट्रांग होने के लिए लाइफ स्पैन चाहिए थी। फिलहाल वो 50 साल बोरो कर रहा था। ऐश रिमेनिंग लाइफ स्पैन 68 ईयर्स, नोवा रिमेनिंग लाइफ स्पैन 41 ईयर्स। ऐश नोवा को बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी लाइफ स्पैन अभी अभी हाफ हो गई है। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। लेकिन ऐश को एक और डिस्कवरी मिलती है। अब जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया था, नोवा भी लाइफ प्रोजेक्शन यूज कर सकती थी। टैटर्ड केप में 3 दिन की लाइफ स्पैन इंजेक्ट की जा रही है। बस दुनिया की एनर्जी की एक हल्की सी लहर नोवा के अंदर दौड़ती है और सब कुछ बदल जाता है। टैलेंट सक्सेसफुली अवेकन, शैडो क्लोक, एफ रैंक, डिफेंस प्लस 20%। जब अटैक रिसीव करती है, अटैकर को उसके खुद के स्टैट्स का 20% डैमेज रिफ्लेक्ट होता है। सिर्फ 3 दिन। ऐश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अपना टैलेंट ई रैंक तक ले जाने के लिए उसने 30 साल से ज्यादा लाइफ स्पैन जला दी थी और नोवा का टैलेंट सिर्फ 3 दिन में इवॉल्व हो गया। ये लड़की सच में अलग लेवल की थी। टैटर्ड केप सिर्फ एक डिस्गाइज था। असली ड्रैगन ज्यादा देर तक छुप कर नहीं रह सकता। ऐश के चेहरे पर स्माइल फैल जाती है। वो प्रोजेक्शन कंटिन्यू रखता है। नोवा के टैलेंट की लिमिट देखना चाहता था। ऐश नोवा उस स्माइल को देखकर और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। टैलेंट अवेकन होने के बाद वो अपनी वेन्स में स्पिरिट एनर्जी को समुद्र की लहरों की तरह दौड़ते महसूस कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका टैलेंट इवॉल्व हो चुका है। वो हर सेंसेशन का क्रेडिट ऐश को दे रही थी और सच कहे तो ऐश का इफेक्ट उस पर काफी डेंजरस था। न्यू एट्रीब्यूट एडेड, नाइट में सारे स्टैट्स डबल और 5 साल की प्रोजेक्शन के बाद नोवा का टैलेंट फिर इवॉल्व हो जाता है, बिल्कुल ऐश के करंट रैंक तक पहुंचकर। लेकिन ऐश रुकता नहीं। वो और 36 ईयर्स इंजेक्ट करता है। डार्कनेस कंज्यूम्स ऑल, नोवाज स्पिरिट वेपन हैज रीअवेकन, नोवा रिमेनिंग लाइफ स्पैन 5 ईयर्स, नाइट आर्मर, बी रैंक, डिफेंस प्लस 40%। जब हिट होती है तो अटैकर को उसके खुद के स्टैट्स का 40% डार्क डैमेज रिफ्लेक्ट होता है। नाइट के वक्त सारे स्टैट्स डबल। सिर्फ 36 ईयर्स में 3 बार रीअवेकनिंग। ऐश सच में थोड़ा इंटिमिडेट हो जाता है। उसकी खुद की एक रीअवेकनिंग में 30 साल से ज्यादा लगे थे और वो सिर्फ ई रैंक तक पहुंच पाया था। क्या लोगों के बीच टैलेंट गैप इतना ज्यादा हो सकता है? तुम दोनों का हो गया हो तो बता दो। लूना की पेशेंस फाइनली खत्म हो चुकी थी। ऐश टैक्टिकल खांसी करता है और जल्दी से नोवा को जमीन से उठाता है। सॉरी, सिचुएशन डेंजरस थी और लैंडिंग थोड़ी गलत हो गई। फिर वो सीधा लूट कलेक्ट करने लगता है। इस बार उन्हें 5 मैना क्रिस्टल्स मिलते हैं। साथ ही एक कॉम्बैट स्किल बुक भी ड्रॉप होती है। प्लंडर, एफ रैंक, मॉन्स्टर कॉप्सेस को लूट करने की स्किल। एक कॉम्बैट स्किल भी ड्रॉप हुई है लेकिन क्वालिटी लो है। लूना उसे अजीब नजर से देखती है। ये तो लूटिंग स्किल है, प्रैक्टिकली यूजलेस। ऐश कंधे उचकाता है। प्रोबेबिलिटी अजीब चीज होती है। शायद मैं लकी हूँ और मुझे हमेशा बोनस ड्रॉप्स मिल जाए। लेकिन उसके चेहरे की हल्की सी मुस्कान कुछ और ही कह रही थी। शायद उसे लग रहा था कि ये स्किल फ्यूचर में एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल साबित होने वाली है। ऐश एक साथ सारे 5 माना क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब कर लेता है। तुरंत ही उसे महसूस होता है कि उसकी स्पिरिट एनर्जी ब्रॉन्ज टियर 2 के और करीब पहुंच रही है। तभी बूम, एक जबरदस्त धमाका पूरी माइंड में गूंज उठता है। जो गॉब्लिन माइनर्स पहले पत्थरों के पीछे फंसे हुए थे, उन्होंने फाइनली बोल्डर्स तोड़ दिए थे। रुको, पहले इसके व्हाइट स्टॉकिंग्स थे ना, अब ब्लैक क्यों है? एक गॉब्लिन कंफ्यूज होकर चिल्लाता है। व्हाइट स्टॉकिंग्स वाली तो उधर है। नहीं, ये कोई और है। दोनों बिल्कुल सेम लगती हैं। जरूर ट्विंस होंगी। अगले ही पल उनकी नजर लूना पर पड़ती है और उनकी आंखें डार्क रेड लाइट से चमक उठती हैं। पूरा ग्रुप पागलों की तरह चार्ज कर देता है। ऐश, हमें अभी निकलना होगा। 1 सेकंड और रुक गए तो फुल फाइट शुरू हो जाएगी। लूना नोवा का हाथ पकड़कर चिल्लाती है। सिचुएशन सच में डेंजरस थी। ऐश सर हिलाता है और दोनों बहनों के सामने खड़ा हो जाता है। मर्ज। गॉब्लिन्स चीख पड़ते हैं, ट्रेटर को मार दो। लूना और नोवा लाइट के 2 रिंग्स में बदल जाती हैं और ऐश के अराउंड रैप हो जाती हैं। इस बार उसके हाथ में फायर पोकर तो वही था, लेकिन टैटर्ड केप गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक पिच ब्लैक आर्मर उसके पूरे बॉडी को कवर कर लेती है। नाइट आर्मर, ब्लैक मीटियोराइट आयरन से बनी हुई, इतनी हार्ड कि आर्म अटैक्स उस पर असर ही ना करें। कोई चमक नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं, सिर्फ एक साइलेंट और टेरिफाइंग प्रेजेंस। ऐश अब ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे का खुद का वॉरलॉर्ड हो, जो प्योर किलिंग इंटेंट से घिरा हुआ हो। लूना शॉक में रह जाती है। नोवा, ये क्या है? तुम्हारे साथ क्या हुआ? सिर्फ 10 मिनट पहले जो टैलेंट एक यूजलेस टैटर्ड केप था, अब वो नाइट आर्मर बन चुका था। मुझे भी नहीं पता। नोवा सच में कंफ्यूज थी। बस इतना याद है कि जब हम किस हुए थे, उसका चेहरा लाल हो जाता है। तब कुछ वार्म मेरी स्पिरिट वेन्स में फ्लो करना शुरू हुआ था। शायद तभी मेरा टैलेंट अवेकन हुआ। ऐश बस हल्का सा स्माइल करता है और बिना कुछ कहे सीधा गॉब्लिन्स की तरफ चार्ज कर देता है। रुको, ये हंटर एक साथ 2 स्पिरिट वेपन्स यूज कर रहा है। एक गॉब्लिन घबराकर चिल्लाता है, पैनिक मत करो, इसकी स्पिरिट एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ ब्रॉन्ज टियर 1 है। मार दो इसे और स्पिरिट वेपन्स ले लो। गॉब्लिन्स पीछे नहीं हटते, वो सीधा ऐश से टकरा जाते हैं। बूम, ऐश के बॉडी से स्पिरिट एनर्जी ब्लास्ट की तरह फूट पड़ती है। नाइट आर्मर की डार्क पावर उसके पूरे बॉडी को कवर कर लेती है। अब जब भी कोई ऐश को हिट करता, अटैकर पर ब्लैक फ्लेम्स फट पड़ती। नाइट आर्मर अटैकर को ऐश के खुद के स्टैट्स 80% डार्क डैमेज रिफ्लेक्ट कर रही थी और क्योंकि रात का वक्त था, आर्मर के सारे स्टैट्स डबल हो चुके थे। 80% एक्स्ट्रा एलिमेंटल डैमेज, सिर्फ 2 हिट्स और एक गॉब्लिन माइनर खत्म। ये ब्लैक फायर क्या है? कर्स इट, हम इस आर्मर को तोड़ ही नहीं पा रहे। भागो, ये हमारे लेवल का नहीं है। गॉब्लिन माइनर्स का मोराल टूट जाता है। वो अपने वेपन्स गिराकर भागना शुरू कर देते हैं। ब्लड पुल। ऐश अपनी पाम खोलता है। एक वायलेंट गस्ट टनल में फट पड़ता है और भागते हुए गॉब्लिन्स को वापस उसकी तरफ खींच ले आता है। भागना चाहते हो? इतनी आसानी से नहीं। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, गॉब्लिन ओवरसियर एलिमिनेटेड। 2 years लाइफ स्पैन एब्जॉर्ब, रिमेनिंग लाइफ स्पैन 86 years। ब्रॉन्ज टियर 2 ओवरसियर के गिरते ही बाकी मॉन्स्टर्स ज्यादा देर टिक नहीं
नहीं पाते। 5 मिनट से भी कम टाइम में ऐश पूरे डंजन सेक्शन को क्लीन कर देता है और एंड में उसके पास 86 साल की लाइफ स्पैन जमा हो चुकी थी। फाइट के बाद लूना तुरंत ह्यूमन फॉर्म में लौट आती है। वो नाइट आर्मर को टच करती है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। अपनी सिस्टर को स्ट्रांग होते देखकर उसे उतनी खुशी मिल रही थी जितनी शायद अपने टैलेंट के अवेकन होने पर भी नहीं मिलती। नोवा, तुम्हारा टैलेंट अब किस रैंक पर है? ये ब्लैक आर्मर तो बिल्कुल ब्रोकन लग रहा है। ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता। नोवा सिर खुजाती है। एकेडमी लौट कर टेस्ट करेंगे तब एग्जैक्ट रैंक पता चलेगा। डी रैंक। डी रैंक। लूना और नोवा दोनों एक साथ शॉक हो जाती। इसका मतलब था नोवा का टैलेंट लगातार 3 बार अवेकन हुआ था। ओ माय गॉड, ये तो अनबिलीवेबल है। नोवा हल्की सी स्माइल करती है। सब ऐश की वजह से हुआ। वो प्रूफ नहीं दे सकती थी, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट कह रही थी कि उसकी रीअवेकनिंग का सीधा कनेक्शन ऐश से था। लूना ये सुनकर चुप हो जाती है, फिर धीरे से ऐश की तरफ देखती है। उसकी आंखों में पहली बार लॉन्गिंग और एक्सपेक्टेशन नजर आती है। ऐश, क्या मैं भी रीअवेकन हो सकती हूँ? उसे अब भी याद है कि फाइट में उसका फायर पोकर प्रैक्टिकली यूजलेस था। मैं भी तुम्हारे हाथों में एक असली वेपन बनना चाहती हूँ। मैं बेकार नहीं रहना चाहती लूना। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता तुम्हारा टैलेंट रीअवेकन हो सकता है या नहीं, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। ऐश की बात पूरी भी नहीं होती कि लूना अचानक आगे बढ़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। ऐश एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। एकेडमी की आइस क्वीन और पहला स्टेप उसने लिया। वो इतनी डेस्परेटली स्ट्रांग बनना चाहती थी। लूना की वार्मथ एक ही पल में उस तक पहुंच जाती है। ऐश को सिर्फ लूना ही नजर आ रही थी, थोड़ी लाल हुई, जिद्दी और पूरी जान लगाकर कोशिश करती हुई। उसका किस बिल्कुल स्नो पार्फे जैसा था, ठंडा, मीठा और हैरान कर देने जितना सॉफ्ट। सिस्टम पेयरिंग प्लेयर विद स्पिरिट वेपन, कनेक्शन सक्सेसफुल। लूना फीमेल, एज 18, रिमेनिंग लाइफ स्पैन 91 ईयर्स, टैलेंट बल क्लास फायर पोकर, स्पिरिट रैंक ब्रॉन्ज टियर 1। काम कर रहा है। लूना हल्का सा भौं से कुड़ती है। उसके पास कोई सिस्टम नहीं था। वो सिर्फ अपने पहले रियल इंटीमेट मोमेंट की अजीब सी फीलिंग और अपने दिल की तेज धड़कन महसूस कर सकती थी। लगता नहीं ऐश सिचुएशन को समझकर कंट्रोल ले लेता है। प्लेयर इज नाउ एब्जॉर्बिंग स्पिरिट वेपन लूनाज लाइफ स्पैन। प्लेयर रिमेनिंग लाइफ स्पैन 136 ईयर्स, लूना रिमेनिंग लाइफ स्पैन 41 ईयर्स। एक ही मूव में ऐश लूना के 50 साल एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे भी उनकी लाइफ स्पैन्स लिंक थी। अगर सब ठीक रहा तो वो फ्यूचर में वापस कर देगा, लेकिन अगर डंजन क्लियर ही नहीं हुआ तो लाइफ स्पैन बचाने का कोई मतलब नहीं था। लूना धीरे से सांस खींचती है। उसे महसूस होता है जैसे उसके अंदर से कुछ धीरे धीरे खींच कर निकाला जा रहा हो। लाइफ स्पैन बोरो हो चुकी थी। अब असली टेस्ट शुरू होता है। फायर पोकर में 5 ईयर्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। स्पिरिट वेन्स बिल्कुल डोमिट 10 ईयर्स। लूना की स्पिरिट वेन्स उल्टा और वीक होने लगती हैं। सिस्टम वार्निंग, लूना की स्पिरिट वेन्स एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रही हैं। प्रोजेक्शन कंटिन्यू करना डेंजरस हो सकता है। ऐश का चेहरा सीरियस हो जाता है। लूना सॉरी, शायद तुम्हारी स्पिरिट वेन्स अवेकन नहीं हो सकती। अगर मैं आगे बढ़ा तो तुम अपनी स्पिरिट वेपन समन करने की एबिलिटी भी खो सकती हो। ऐश ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर वो और पुश करता तो लूना परमानेंटली ऑर्डिनरी पर्सन बन सकती थी। कंटिन्यू करो। लूना की आंखें अब भी स्टील की तरह मजबूत थी। डिसीजन ले चुकी थी। ठीक है। ऐश धीरे से सिर हिलाता है। ये उसकी चॉइस थी। वो प्रोजेक्शन कंटिन्यू करता है। 20 ईयर्स फायर पोकर में हर साल ऐसे डूब रहा था जैसे शांत पानी में पत्थर गिरा हो, कोई रिपल तक नहीं। 40 ईयर्स, शायद यही लूना की डेस्टिनी थी। शायद कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती। वार्निंग, लूना की रिमेनिंग लाइफ स्पैन सिर्फ 1 ईयर है। लाइफ प्रोजेक्शन कंटिन्यू नहीं हो सकती। इतनी लाइफ स्पैन डालने के बाद भी फायर पोकर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, जैसे पानी को पत्थर पर फेंका जा रहा हो। कोई असर ही नहीं। ऐश के पास और ऑप्शन नहीं बचता। वो अपनी खुद की लाइफ स्पैन सीधा लूना में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। 100 ईयर्स इंजेक्टेड। फायर पोकर कैन नो लॉन्गर बी समन। लूना की स्पिरिट वेन्स अनअवेकन स्टेट में रिवर्ट हो गई हैं। ऐश का दिल डूब जाता है। सबसे बुरा रिजल्ट सामने था। लूना अब अपनी स्पिरिट एनर्जी महसूस भी नहीं कर पा रही थी। वो एक ऑर्डिनरी पर्सन बन चुकी थी। लाइफ प्रोजेक्शन पावर की गारंटी नहीं थी। इसमें रिस्क्स भी थे जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। ऐश धीरे से लूना के गाल को टच करता है। वो टूट चुकी थी। ये उसकी गलती नहीं थी। ऐश उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। ऐश, लूना की आवाज कांप जाती है। मेरी हेल्प करो। तुम मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो ना, प्लीज प्लीज। और फिर उसकी आंख से एक चमकता हुआ आंसू निकलकर ऐश की पाम में गिरता है। ऐश वहीं रुक जाता है। वो लड़की जो कभी वीकनेस नहीं दिखाती थी, रो रही थी। ऐश धीरे से सिर हिलाता है। वो लूना का आंसुओं से भीगा चेहरा दोनों हाथों में पकड़ लेता है। आंसुओं की नमकीन गर्माहट और उसकी सांस की सॉफ्टनेस एक साथ महसूस होती है। ऐश अपनी पूरी रेजोनेंस और विल पावर प्रोजेक्शन में डाल देता है, बस एक उम्मीद के साथ, शायद रिजल्ट बदल जाए। 130 ईयर्स, स्पिरिट वेन्स अवेकनिंग, फायर पोकर रिस्टोर्ड। ऐश की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आती है। 150 ईयर्स, सिस्टम की रोशनी और भी ज्यादा ब्राइट होने लगती है। कुछ बदल रहा था। इस बार सच में कुछ बदल रहा था। एक पवित्र रोशनी आसमान से उतरती है। आखिरकार इतनी मेहनत रंग लाती है। लूना की स्पिरिट वेन्स सक्सेसफुली अवेकन हो गई हैं। सिल्वर लेंस, फ्रैंक रैंक अटैक्स अब एक्स्ट्रा 20% लाइट एट्रीब्यूट डैमेज और 20% ट्रू डैमेज डील करती हैं। प्लेयर रिमेनिंग लाइफ स्पैन 26 ईयर्स, लूना रिमेनिंग लाइफ स्पैन 1 ईयर। इतनी मुश्किलों और इतने फील्ड अटेम्प्ट्स के बाद लूना का टैलेंट फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है। ऐश, हमने कर दिखाया। लूना खुशी से उसकी गर्दन पकड़कर गले लग जाती है, फिर होठों को अलग करते ही उसके गाल पर एक हल्का सा किस कर देती है। हाँ, हमने कर दिखाया। ऐश भी स्माइल करता है। लूना को ब्रेक थ्रू कराने में 150 साल की लाइफ स्पैन लग गई थी, लेकिन ऐश को एक भी साल का रिग्रेट नहीं था। लाइफ स्पैन बाद में मॉन्स्टर्स से वापस ले लेगा। लूना कितनी स्नीकी है। नोवा हल्की सी नखरे वाली आवाज में बोलती है। इतनी देर तक ऐश को सिर्फ अपने पास रखा, लेकिन
लेकिन उसकी आवाज में जलन से ज्यादा अपनी सिस्टर के लिए खुशी थी। मैंने पहले ही कहा था, सब ऐश की वजह से हुआ है। उसी वक्त सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, स्पिरिट वेपन्स के साथ बॉन्ड सिंक्रोनाइजेशन 10% तक पहुंच गया है। एडिशनल एट्रीब्यूट्स अनलॉकिंग, लूना 10% सिंक अनलॉक, एंजल विंग्स। हर सक्सेसफुल अटैक पर एक डिवाइन स्टैक मिलेगा जो 5 सेकंड्स तक रहेगा। हर डिवाइन स्टैक अटैक स्पीड को 1% बढ़ाता है, मैक्सिमम 100 स्टैक्स। नोवा 10% सिंक अनलॉक, फॉलन विंग्स। हर बार हिट होने पर एक अबिस स्टैक मिलेगा जो 5 सेकंड्स तक रहेगा। हर अबिस स्टैक रिफ्लेक्टेड डैमेज को 1% बढ़ाता है, मैक्सिमम 100 स्टैक्स। जैसे ही ऐश मर्ज स्टेट एक्टिवेट करता है, उसकी पीठ पर एक पेयर विंग्स खुल जाते हैं। एक साइड पर स्नो जैसी प्योर व्हाइट एंजल विंग्स, दूसरी साइड पर डार्कनेस जैसी ब्लैक फॉलन विंग्स। उनके आसपास एक हल्की सी मिस्ट घूमती रहती है, जैसे कियोस खुद शेप लेकर उसके साथ चल रहा हो। प्लेयर नाउ पोजेसेस एंजल विंग्स एंड फॉलन विंग्स। स्पिरिट इल्यूजन अनलॉक, हिडन एट्रीब्यूट्स एक्वायर्ड, डिवाइन स्टैक। 100 स्टैक्स कंप्लीट होने पर 10 स्टैक्स कंज्यूम करके एक हेवन ब्लेड समन की जा सकती है। हेवन ब्लेड 100% ट्रू डैमेज डील करती है और किसी भी डिफेंस या ब्लॉक को इग्नोर करती है। अबिस स्टैक, 100 स्टैक्स कंप्लीट होने पर सारे स्टैक्स कंज्यूम करके डेथ डोमेन एक्टिवेट होता है। ये पहले रिसीव किए गए टोटल डैमेज के बेसिस पर 200% ट्रू डैमेज डील करता है। स्पिरिट इल्यूजन, स्पिरिट वेपन अपने किसी भी पुराने अवेकनिंग स्टेज का अपीयरेंस ले सकती है। सिर्फ अपीयरेंस चेंज होता है, एक्चुअल स्टैट्स नहीं। ऐश के हाथ में अब रेडिएंट सिल्वर लैंस थी। उसके बॉडी पर नाइट आर्मर चमक रही थी। पीठ पर ब्लैक और व्हाइट विंग्स एक साथ फैली हुई थी। वो ट्विंस जिन्हें कुछ घंटे पहले तक लोग कचरा और जोक समझते थे, अब पूरी तरह रीबॉर्न हो चुकी थी। इतनी पावरफुल कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। ऐश की आंखों में लाइट और डार्कनेस दोनों की चमक एक साथ दिख रही थी। वो लूना और नोवा की नई एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए बेचैन था, लेकिन उससे पहले लूट। और यही वो मोमेंट था जहां प्लंडर अपनी असली वैल्यू दिखाता है। कॉम्बैट स्किल प्लंडर में 25 इयर्स लाइफ स्पैन इंजेक्ट की जा रही है। लाइफ प्रोजेक्शन कंप्लीट, प्लंडर सक्सेसफुली एडवांस्ड। प्लंडर डी रैंक, जब भी किसी कॉप से मैना क्रिस्टल एक्सट्रैक्ट होती है, 50% चांस है कि एक एक्स्ट्रा मैना क्रिस्टल और मिले। कूल डाउन 1 सेकेंड। प्लेयर रिमेनिंग लाइफ स्पैन 1 ईयर। अब अपग्रेडेड प्लंडर के साथ ऐश गॉब्लिन कॉप्सेस लूट करना शुरू करता है। कुछ ही मिनट में उसके पास 8 मैना क्रिस्टल्स जमा हो जाती हैं, पिछली बार से 3 ज्यादा। ये सच में बड़ा इंप्रूवमेंट था। जैसे ही वो लास्ट क्रिस्टल कलेक्ट करता है, उसके अंदर स्पिरिट एनर्जी ड्रैगन की तरह फट पड़ती है। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, स्पिरिट रैंक हैज ब्रोकन थ्रू टू ब्रॉन्ज टियर 2। एक पावरफुल सर्ज उसके पूरे बॉडी में दौड़ जाता है। ये सिर्फ स्ट्रेंथ का इंक्रीज नहीं था, ये पूरा स्टेज एडवांस करना था। लाइफ स्पैन भी लगभग खत्म हो चुकी थी और मैना क्रिस्टल्स भी यूज हो चुकी थी। ऐश बिना रुके डंजन के और अंदर बढ़ता है। वो अपनी ब्लैक और व्हाइट विंग्स स्प्रेड करता है और जमीन से हल्का सा उठकर टनल में ग्लाइड करने लगता है। एक ब्लिंक में तीनों गॉब्लिन्स के अगले स्ट्रॉन्ग होल्ड तक पहुंच जाते हैं। इस बार सामने का सीन पहले से कई गुना ज्यादा डेंजरस था, लेकिन ऐश कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करता, कोई बेट, कोई ट्रैप, कुछ नहीं। वो सीधा मॉन्स्टर्स के बीच चलकर पहुंच जाता है। यहाँ मॉन्स्टर्स की गिनती पहले से कई गुना ज्यादा थी। हंड्रेड्स ऑफ गॉब्लिन माइनर्स, 5 ब्रॉन्ज टियर 2 गॉब्लिन ओवरसियर्स और होड के सेंटर में 2 खास गॉब्लिन्स खड़े थे, इन्फर्नो गॉब्लिन और फ्रॉस्ट गॉब्लिन। रैरिटी F रैंक, स्पिरिट रैंक ब्रॉन्ज टियर 3। गॉब्लिन मेजेस जो एलिमेंटल अटैक्स कंट्रोल कर सकते थे। नॉर्मली ऐसे ग्रुप को क्लियर करने के लिए एक पूरी एक्सपीरियंस्ड और कोऑर्डिनेटेड स्क्वाड की जरूरत पड़ती, लेकिन ऐश के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी स्माइल। उसके पास सिर्फ 1 साल की लाइफ स्पैन बची थी और सामने खड़े हर मॉन्स्टर उसके लिए चलती फिरती लाइफ स्पैन बैंक था। इन्फर्नो गॉब्लिन और फ्रॉस्ट गॉब्लिन दोनों की रिमेनिंग लाइफ स्पैन 300 साल थी। उनके बॉडीज लोएस्ट टियर गॉब्लिन माइनर से भी छोटे थे और ब्रॉन्ज टियर 2 गॉब्लिन ओवरसियर से तो काफी छोटे, लेकिन उनकी स्किन का कलर बिल्कुल अलग था। इन्फर्नो गॉब्लिन आग की तरह क्रिम्सन रेड चमक रहा था, जबकि फ्रॉस्ट गॉब्लिन बर्फ की तरह आइसी ब्लू ग्लो कर रहा था। दोनों गॉब्लिन मेजेस तुरंत मॉन्स्टर होड को ऑर्गेनाइज करते हैं और सीधा ऐश पर चार्ज करवा देते हैं। उनकी रैंक क्लियरली ओवरसियर से ऊपर थी, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर्स के सामने खड़े होकर भी ऐश के चेहरे पर टेंशन का नाम तक नहीं था। उल्टा वो खुद सीधा गॉब्लिन माइनर्स के एनसर्कलमेंट के बीच में चलकर पहुंच जाता है। न डॉज, न फ्लिंच, न डिफेंस पोस्चर। उसकी पीठ पर एंजेलिक और डिमोनिक विंग्स एक साथ फैली हुई थी। मॉन्स्टर्स उसे देखते ही समझ लेते हैं कि ये इजी प्रे है। सारे पागलों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, अगर हंटर मर गया तो मर्ज टूट जाएगी और स्पिरिट वेपन्स उनके सामने आ जाएंगी, फिर वो जो चाहे कर सकते हैं। इसी ख्याल ने गॉब्लिन्स को और भी ज्यादा क्रेजी बना दिया था। लेकिन हर बार जब कोई पिकैक्स ऐश पर हिट करती, नोवा की नाइट आर्मर का रिकॉइल इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता। ऐश अब ब्रॉन्ज टियर 2 पर था और 80% डार्क एट्रीब्यूट रिकॉइल वीकेस्ट गॉब्लिन माइनर को भी 1 शॉट करने के लिए काफी थी। ऊपर से हर हिट के साथ एक और एबिस स्टैक ऐड हो रही थी। हर स्टैक रिकॉइल डैमेज को 1% और बढ़ा रही थी। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, गॉब्लिन माइनर एलिमिनेटेड, 1 ईयर लाइफ स्पैन गेन, रिमेनिंग लाइफ स्पैन 107 ईयर्स। ऐश की सिल्वर लैंड्स अब तक एक बार रिमूव नहीं हुई थी और फिर भी उसके आसपास अटैक करने आए हंड्रेड्स ऑफ गॉब्लिन्स एक एक करके गिर चुके थे। लाइफ स्पैन का पहाड़ उसके अकाउंट में जमा हो रहा था। श्रापित
ह्यूमन, इन्फर्नो गॉब्लिन चीखता है, तुमने हमारी रेस के साथ क्या किया? दोनों गॉब्लिन मेजेस वहीं जम जाते हैं। उनकी आंखों में डिसबिलीफ था, लेकिन फिर भी वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल्स कास्ट करते हैं। अगर मरना भी पड़ा तो लड़ते हुए मरेंगे। फायरबॉल, आइस स्पाइक, एक मुट्ठी जितना बड़ा ब्लेजिंग फायरबॉल और एक रेजर शार्प आइस स्पाइक हवा चीरते हुए ऐश की तरफ आते हैं। ऐश आराम से अपनी एंजल विंग्स सामने क्रॉस कर लेता है। ब्रॉन्ज टियर 3 गॉब्लिन मेज का कॉम्बैट स्किल भी उसके लिए कोई चैलेंज नहीं था। अटैक बिना एफर्ट के ब्लॉक हो जाता है, लेकिन स्पेल कास्ट करने वाले दोनों मेजेस इतने लकी नहीं थे। गॉब्लिन माइनर्स की लगातार अटैक्स से अबिस टैक्स पहले ही मैक्स हो चुकी थी। इस वक्त नोवा का रिकॉइल डैमेज 180% तक पहुंच चुका था। अगले ही पल इन्फर्नो गॉब्लिन और फ्रॉस्ट गॉब्लिन दोनों ब्लैक फ्लेम्स में घिरे नजर आते हैं। 1 सेकंड के अंदर दोनों जलकर खत्म हो जाते हैं। Congratulations player, Inferno Goblin eliminated, 3 years lifespan gain. Congratulations player, Frost Goblin eliminated, 3 years lifespan gain. Remaining lifespan 117 years. जैसे ही पूरी माइन का आखिरी गॉब्लिन भी मर जाता है, डंजन के सेंटर में एक स्पेशल वॉर्टेक्स खुल जाता है। डंजन क्लियर हो चुका था। अब अवेकनर्स इस गेट के थ्रू अजोरा वापस जा सकते थे। बस इतनी जल्दी? ऐश थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगता है। कितना बोरिंग डंजन था, बॉस भी नहीं मिला, मेरा तो मजा ही अधूरा रह गया। डंजन क्लियर होने के साथ ही लूना और नोवा ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती हैं। डंजन गेट के पास 3 रिवॉर्ड चेस्ट्स अपीयर होते हैं। डंजन क्लियर करने का डिवाइन रिवॉर्ड। हर अवेकनर को एक चेस्ट मिलती है। नॉर्मली इनमें मैना क्रिस्टल्स होते हैं जो मार्केट एक्सचेंज में बेचे जा सकते हैं। कभी कभी लकी हो तो कोई आइटम भी मिल जाता है। नोवा एक्साइटमेंट में अपनी चेस्ट तुरंत खोल देती है। अंदर सिर्फ 2 मैना क्रिस्टल्स थे। लूना और ऐश भी अपनी चेस्ट्स खोलते हैं। दोनों के अंदर भी 2-2 मैना क्रिस्टल्स ही मिलते हैं। ठीक है, अब बस बैटलफील्ड लूट करते हैं और निकलते हैं। लूना आगे बढ़ने ही वाली थी कि ऐश उसे रोक देता है। रुको, कोई भी बॉडी को टच मत करना। लूना और नोवा दोनों उसकी तरफ देखते हैं। लूटिंग मुझे करने दो, फॉर्च्यून हमेशा मेरे साथ होती है। लूना आंखें घुमाती है। तुम्हें लगता है लक हर बार तुम्हारे साइड होगी, लेकिन फिर भी वो और नोवा पीछे हट जाती हैं। चाहे चांस कितना भी लो हो, एक्स्ट्रा मैना क्रिस्टल हमेशा वैल्यूएबल होती है। लेकिन ऐश तुरंत लूटिंग शुरू नहीं करता। सबसे पहले वो प्लंडर को और अपग्रेड करने का डिसाइड करता है। 108 years लाइफ स्पैन इंजेक्टेड इनटू प्लंडर। सिस्टम की रोशनी फट पड़ती है। डिजायर रीजन की लिमिट्स क्रॉस कर चुकी थी। स्किल ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती है। प्लंडर इज इवॉल्विंग। ग्रीड जार, एस रैंक। ऐश की आंखों में एक डेंजरस चमक आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे अब सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं बल्कि पूरा डंजन भी उसके लिए लूट बनने वाला है। ग्रीड जार का इफेक्ट देकर ऐश खुद भी शॉक्ड रह गया। जब भी किसी मॉन्स्टर कॉप से माना क्रिस्टल सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट होगी, 100% चांस है कि 3 बोनस क्रिस्टल्स मिलेंगी और 30% चांस है कि सारी क्रिस्टल्स डबल हो जाएंगी। इतना ही नहीं, डंजन के अंदर जब भी कोई आइटम मिलेगा, ग्रीड जार समन होगी। लाइफ स्पैन कंज्यूम करके आइटम की क्वांटिटी डबल या उसका टियर अपग्रेड किया जा सकता है। कूल डाउन 1 सेकंड। प्लेयर रिमेनिंग लाइफ स्पैन 9 years। एस रैंक। ऐश को उम्मीद ही नहीं थी कि प्लंडर इतनी स्मूथली एस रैंक तक पहुंच जाएगी सिर्फ 108 साल की लाइफ स्पैन में। और एस रैंक का मतलब मजाक नहीं था। अजोरा में एवरेज एस रैंक कॉम्बैट स्किल की कीमत लगभग 1 बिलियन के आसपास होती थी, यानी करीब 100,000 ट्रेडेबल माना क्रिस्टल्स। और ग्रीड जार जैसी रिसोर्स टाइप स्किल तो शायद उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल थी। जैसे जैसे प्लंडर इवॉल्व हुई, उसका स्पिरिट एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ता गया। पूरा बैटलफील्ड लूट करने में ऐश को लगभग 8 घंटे लग गए, लेकिन रिजल्ट देखकर सारी मेहनत वर्थ थी। ग्रीड जार के साथ वो टोटल 224 माना क्रिस्टल्स कलेक्ट कर लेता है। नॉर्मली इतनी कॉप्सिस से मुश्किल से 40 क्रिस्टल्स मिलती। अब यील्ड 5 गुना से भी ज्यादा थी। Congratulations player, स्पिरिट रैंक हैज ब्रोकन थ्रू टू ब्रॉन्ज टियर 5। सारी 224 क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करने के बाद ऐश की स्पिरिट एनर्जी लगातार 3 टियर्स जंप कर जाती है। जितना रैंक बढ़ता था, उतनी ज्यादा क्रिस्टल्स नेक्स्ट ब्रेक थ्रू के लिए चाहिए होती थी। क्रिस्टल्स के अलावा फ्रॉस्ट गॉब्लिन की कॉप्स से एक टियर 1 एंटीडोट पिल भी मिलती है। जैसे ही आइटम ड्रॉप होती है, ऐश के सामने एक अजीब सी सिरामिक जार मटेरियलाइज हो जाती है। उसके ऊपर जेम्स लगे हुए थे और पूरी जार एंशिएंट एल्केमिकल सिंबल से कवर थी। बीच में एक टेढ़ी मेढ़ी क्रीपी सी मुस्कुराहट बनी हुई थी। मास्टर, सिर्फ 2 साल की लाइफ स्पैन चाहिए मुझे। मैं आपके आइटम को डबल या अपग्रेड कर सकती हूँ। जार का मुंह हिलता है और वो सच में बोलती है, आइए मुझे आपकी सेवा करने दीजिए मास्टर। ऐश बिना सोचे सर हिला देता है। ठीक है, कितने जेनरस हैं आप मास्टर। ग्रीड जार की स्माइल और भी ज्यादा क्रीपी हो जाती है। उसके आसपास की मिस्ट ऐश को रैप कर लेती है और जैसे उसकी सोल से कुछ खींचकर निकाल लेती है। प्लेयर रिमेनिंग लाइफ स्पैन 7 years। अपना हिस्सा लेने के बाद ग्रीड जार एंटीडोट पिल को निगल जाती है। उसकी सरफेस पर बने एल्केमिकल अरेज ग्लो करने लगते हैं। पूरा जार जोर जोर से चर्न होने लगता है। कुछ देर बाद पॉप, जार एक टियर 2 एंटीडोट पिल बाहर निकाल देती है। टियर 2 पिल की वैल्यू टियर 1 से कई गुना ज्यादा थी। क्वांटिटी डबल करने से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल। मास्टर, आपकी लक सच में कमाल है। दोबारा ट्राई करना चाहेंगे? अगली बार 2 टियर 2 मिल सकती हैं या शायद टियर 3 भी। ऐश की आंखें चमक उठती हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन सिस्टम तुरंत नेक्स्ट कॉस्ट दिखाता है। 20 years लाइफ स्पैन। ऐश का एंथुजियाज्म वहीं रुक जाता है। अगली बार सही। फिलहाल उसके पास इतनी स्पेयर लाइफ स्पैन नहीं थी। उसे ग्रीड जार को डिसमिस करना पड़ता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि डबल्ड लाइफ स्पैन कॉस्ट देखकर भी उसे डर नहीं लग रहा था, उल्टा एक्साइटमेंट हो रही थी। ग्रीड जार सच में डेंजरस थी। शायद
ऐश खुद भी रियलाइज नहीं कर रहा था, लेकिन उस वक्त उसके होठों के कोने पर बिल्कुल वही क्रीपी स्माइल आ गई थी जो ग्रीड जार के चेहरे पर थी। पूरी रात फाइट और लूटिंग में निकल गई। जब ऐश फाइनली खत्म करता है, लूना और नोवा एक दूसरे के सहारे सोती हुई मिलती हैं। ऐश दोनों को आराम से उठा लेता है और डंजन से बाहर ले आता है। घर पहुंचकर वो दोनों को बेड पर सुला देता है, खुद काउच पर गिरते ही सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वो एक लंबी सी अंगड़ाई लेता है। कमरा एक मीठी और हल्की सी फ्रेग्रेंस से भरा हुआ था। ऐश, तुम फाइनली उठ गए। ऐश रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि नोवा सीधा उस पर जंप कर देती है। वो पिंक बनी वंसी पहने हुए थी। अरे, नोवा का बॉडी सॉफ्ट था, लेकिन उसका एंथुजियाज्म बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था। वो इतनी जोर से कूदती है कि ऐश को लगता है जैसे कोई ट्रेन उसके मुंह पर आ लगी हो। नोवा, बस करो, तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो। साइड से लूना की ठंडी आवाज आती है। ऐश आंखें पूरी खोलता है। लूना भी वहां खड़ी थी, लेकिन यूजुअल आइस क्वीन लुक में नहीं। उसने ग्रीन डायनासोर वंसी पहना हुआ था। एक सेकंड के लिए ऐश को समझ ही नहीं आता कि ज्यादा शॉकिंग क्या है, नोवा का बनी सूट या लूना का डायनासोर कॉस्ट्यूम। नोवा के फ्लाइंग टैकल ने मेरा दिमाग लिटरली रिबूट कर दिया। ऐश, सरप्राइज हो गए ना? नोवा अभी भी मेरे सीने पर पड़ी हुई थी, अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से मुझे देख रही थी और हमेशा की तरह उसकी स्माइल वार्म और बिल्कुल डिसार्मिंग थी। एक सेकंड के लिए मुझे लगा मेरी परदादी सामने आ गई है। मैं थोड़ा सा कराहते हुए बोलता हूँ। जब पूरा हंगामा सेटल हो गया, मैं लूना और नोवा को अकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स ले गया, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और ही था। मुझे अवेकन हुए 2 साल हो चुके थे। अभी अभी अवेकन हुए फ्रेशमैन के साथ ट्रेनिंग करना मेरे लिए ऑनेस्टली टाइम वेस्ट लग रहा था। शैडो सिटी हंटर एकेडमी में ईयर बेस्ड क्लासेस नहीं होती थी। यहाँ सिर्फ रैंक बेस्ड क्लासेस थी। कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर नहीं, सिर्फ ब्रॉन्ज क्लास, सिल्वर क्लास, गोल्ड क्लास और प्लैटिनम क्लास। अगर कोई 5 साल से ज्यादा पढ़ ले या अपनी स्पिरिट रैंक प्लैटिनम क्रॉस करके डायमंड तक पहुंच जाए तो उसे ग्रेजुएट माना जाता था, लेकिन 5 साल के अंदर डायमंड रैंक तक पहुंचना बहुत रेयर था। इस वक्त पूरी एकेडमी में सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसके पास ये करने का रियल चांस था। LR रैंक हंटर लक्स के साथ ओथ बॉन्ड करने के बाद उसे उसके क्लैन के सारे रिसोर्सेज मिल गए थे। उसकी स्पिरिट रैंक ऑलरेडी गोल्ड टियर 9 तक पहुंच चुकी थी। उसकी पावर टेरिफाइंग लेवल पर थी और मैं अभी भी ब्रॉन्ज क्लास में बैठा था, नए अवेकन्ड स्टूडेंट्स के साथ। कॉम्बैट क्लास में इंस्ट्रक्टर जो टेक्निक सिखा रहा था, उनमें से कई आइडियाज असल में मेरे ही थे। अर्थ से आने के बाद मैंने फ्री स्टाइल कॉम्बैट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अर्थ पर अवेकन्ड एबिलिटीज नहीं होती, इसलिए क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट पूरी तरह स्किल पर डिपेंड करता है। उस आइडिया ने मुझे उस वक्त डायरेक्टर रेंज का फुल सपोर्ट दिलाया था। आज इंस्ट्रक्टर्स जो पढ़ा रहे थे, उसकी फाउंडेशन भी मेरे कॉन्सेप्ट्स पर ही बनी हुई थी। पिछले 1 हफ्ते से मैं क्लासेस में बस फॉर्मेलिटी निभा रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में लूना और नोवा को प्राइवेट ट्रेनिंग दे रहा था। सिर्फ फ्री स्टाइल कॉम्बैट नहीं, बल्कि चाइनीज मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी। रिजल्ट काफी क्लियर था। दोनों की क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी ड्रामेटिक तरीके से इंप्रूव हुई थी। कॉम्बैट हंटर्स के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन स्पिरिट वेपन्स को भी लड़ना आना चाहिए। डंजन्स में हर वक्त मर्ज स्टेट यूज नहीं होती, कभी कभी अलग टीम की तरह फाइट करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने सिस्टम के स्पिरिट इल्यूजन फीचर को भी टेस्ट किया। लूना और नोवा की टैलेंट अवेकनिंग्स को सीक्रेट रखना जरूरी था। मैं नहीं चाहता था कि किसी को उनकी असली स्ट्रेंथ का पता चले, इसलिए मैंने दोनों के टैलेंट्स को उनके सबसे बेसिक अपीयरेंस पर सेट कर दिया। इल्यूजन एक्टिवेट होने के बाद सब लोगों को अब भी वही बेकार और लाइफलेस बल्क क्लास स्पिरिट वेपन्स दिखते थे। मिरर में भी वही अपीयरेंस नजर आती थी, लेकिन मेरी आंखों में सब कुछ अलग था। मैं क्लियरली नाइट आर्मर और कोल्ड सिल्वर ग्लो से चमकती सिल्वर लैंस देख सकता था। हे ऐश, ट्रेनिंग रूम में बैठे कुछ स्टूडेंट्स मुझे साइड में आराम करते देख काफी देर से इरिटेट होने हैं। सिर्फ इसलिए कि तुम हमसे 2 साल पहले अवेकन हुए थे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबसे ऊपर हो। अगर यहाँ रहना नहीं है तो बाहर निकल जाओ। अपना एटीट्यूड ठीक करो ऐश। इंस्ट्रक्टर वेक्स की आवाज गूंजती है, प्योर मसल और जीरो नॉनसेंस वाली पर्सनालिटी। वो मुझे हल्का सा धक्का देती है। इंस्ट्रक्टर, मेरा एटीट्यूड बिल्कुल ठीक है, बस थ्योरी ड्रिल्स बहुत बोरिंग है। मुझे इंटरेस्टेड रहने के लिए एक्चुअल कॉम्बैट चाहिए। मैं सीधा उन लड़कों की तरफ इशारा करता हूँ जो अभी अभी मुझे सुना रहे थे। ऐसा करते हैं, तुम सब एक साथ आ जाओ, फिर देखते हैं मेरा एटीट्यूड कैसा लगता है। हाँ फाइन। एक लड़का तुरंत खड़ा हो जाता है। सब एक साथ ही सही, कोई तुमसे डरता नहीं है ऐश। 2 साल पहले अवेकन होने से तुम कोई स्पेशल नहीं बन जाते। मैं सीधा 10 ग्रुप्स ऑफ अवेकनर्स को चैलेंज कर देता हूँ। इंस्ट्रक्टर, लाइव स्पारिंग सेशन करते हैं। कोई ऑब्जेक्शन? अकेडमी के रूल सिंपल थे, जब तक दोनों साइड्स अग्री कर लें इंस्ट्रक्टर्स इंटरफियर नहीं कर सकते थे। फिर भी इंस्ट्रक्टर वेक्स मुझे एक फ्रेंडली वार्निंग देती है। उसकी आंखों में क्लियरली लिखा था, ऐश शायद तुम इन बच्चों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या फिर शायद ये बच्चे तुम हैं। इंस्ट्रक्टर, क्या आप श्योर हैं कि ऐश को 1 वर्सेस 10 करने देना चाहिए? इंस्ट्रक्टर वेक्स ने एक बार और वार्निंग दी, तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक एक करके लड़ लो, जब एनर्जी कम हो जाए तो रुक जाना। कोई तुम्हें लाइव मैच के लिए फोर्स नहीं कर सकता। कंसर्न के लिए थैंक्स इंस्ट्रक्टर। मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ। इसे मेरी तरफ से फेवर समझ लीजिए। मैं इन नए स्टूडेंट्स को थोड़ा रियल ट्रेनिंग दे देता हूँ। अगर मैं इन्हें चैलेंज नहीं करूंगा तो ये लोग कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इंस्ट्रक्टर वेक्स हाथ बांधकर साइड हो जाती है। मैं इंटरफियर नहीं कर सकती, लेकिन एबिलिटी गैप काफी बड़ा है। फाइट क्लीन रखना और इसे पर्सनल मत बनाना। कुछ ही देर बाद सब लोग एकेडमी के मैसिव ट्रेनिंग केज के पास जमा हो जाते हैं। मैं, लूना और नोवा सबसे पहले अंदर एंटर करते हैं। ऐश, मैं और नोवा 5-5 हैंडल कर लेंगे, तुम्हारे लिए 10 बच जाएंगे। लूना का चेहरा बिल्कुल सीरियस था। बाहर से ये स्पारिंग ड्रिल लग रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये पर्सनल हो चुका था। लड़के मुझे टारगेट कर रहे थे और लड़कियां नोवा को। चाहे लूना टीम्स डिवाइड करती या नहीं, रिजल्ट वही रहना था। केज के अंदर सबके गले में स्पिरिट डिटेक्टर्स लटक रहे थे। जैसे ही कोई स्पिरिट एनर्जी यूज करता, डिटेक्टर फ्लैश करता और अलार्म बज जाता। फेयरनेस के लिए कॉम्बैट ट्रेनिंग में स्पिरिट एनर्जी यूज करना स्ट्रिक्टली बैन था। जो लड़का सबसे ज्यादा हवा में उड़ रहा था उसका नाम वेट था। उसका क्लैम पावर
पावरफुल नहीं था, लेकिन उसकी फैमिली शैडो सिटी के वेल नोन मर्चेंट्स में आती थी। रोज 10 मैना क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब करता था, इसलिए वो ब्रॉन्ज टियर 3 तक पहुंच चुका था। वेड आगे बढ़कर उंगली मेरी तरफ पॉइंट करता है। सब लोग एक साथ अटैक करो, जो भी ऐश के मुंह पर एक पंच लैंड करेगा उसे मेरी तरफ से एक मैना क्रिस्टल मिलेगी। रिवॉर्ड का नाम सुनते ही सबके खून में एड्रेनालिन दौड़ जाता है। मैना क्रिस्टल का नाम ही काफी था। पूरा ग्रुप पागलों की तरह मेरी तरफ चार्ज कर देता है। कुछ लड़कियां भी एक्साइटमेंट में ज्वाइन कर लेती हैं। मैं बस उनकी तरफ देखता हूं और सिर हिला देता हूं। फुटवर्क बिल्कुल बेकार, बैलेंस 0, कोऑर्डिनेशन 0। पहला स्टेप देखकर ही मुझे रिजल्ट समझ में आ गया था। मैं पहले अटैक नहीं करता, बटरफ्लाई स्टेप यूज करता हूं। पेंडुलम की तरह बॉडी शिफ्ट करके हर पंच और किक को फ्लिप करता हूं। मेरी मूवमेंट स्मूथ और अनरीडेबल थी। फ्रेशली अवेकेंड स्टूडेंट्स तो मुझे टच तक नहीं कर पा रहे थे। केज के बाहर खड़ी इंस्ट्रक्टर वेक्स भी मेरी फुटवर्क देखकर आंखें नहीं हटा पा रही थी। उसे लग रहा था कि ये उसके सिखाए हुए वर्जन से भी काफी एडवांस्ड है। दूसरी साइड पर लूना भी तबाही मचा रही थी। मेरे प्राइवेट ट्रेनिंग सेशंस और विंग चुन प्रैक्टिस का रिजल्ट सामने था। लूना का काम और कंपोज नेचर विंग चुन के लिए परफेक्ट था। उसके सामने 3 लड़कियां थीं। सिर्फ पहले एक्सचेंज में ही तीनों के चेहरे पर निशान पड़ गए। बाहर से विंग चुन के स्ट्राइक्स छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर एक्सप्लोसिव पावर छुपी होती है। लड़कियां समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। हर बार काउंटर मिल रहा था। धीरे धीरे वो केज की वॉल तक पुश बैक हो गई। ऐश, भागना बंद करो। वेट गुस्से में चीखता है। हिम्मत है तो सामने से फाइट करो, आओ और मुझे हिट करो कावर्ड। मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ। इतनी अजीब डिमांड मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अगला अटैक डॉज करने के बाद मैं स्पिन करता हूँ और सीधा उसके चेहरे पर स्ट्रेट पंच लैंड करता हूँ। थर्ड, एक भारी आवाज के साथ वेट सीधा जमीन पर गिर जाता है। आउट कोल्ड। मेरा स्टाइल सिंपल था, फास्ट, प्रिसाइज, ब्रूटल, कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं। और सच तो ये था कि मैंने पंच में काफी फोर्स होल्ड बैक की थी, वरना कम से कम कंकशन तो गारंटी था। ये चीटिंग है। कोई पीछे से चिल्लाता है, तुम जानबूझकर होल्ड बैक कर रहे थे ताकि हम गार्ड ड्रॉप कर दें। वेड अभी समझ नहीं पा रहा था कि सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है। उल्टा उसे लग रहा था कि उसके पास एडवांटेज है। सब लोग एक साथ रश करो। इस बार उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो 4 लड़कियों को जबरदस्ती आगे धकेल देता है, उन्हें ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज करते हुए। उसका लॉजिक सिंपल था। उसे लगा मैं लड़कियों पर हार्ड हिट नहीं करूंगा, लेकिन जो चीज वेट प्रिडिक्ट नहीं कर सका वो थी मेरी अप्रोच। लड़कों को एक पंच, सीधा नॉकआउट। लड़कियों को मैं दोनों तरफ से बाहों से पकड़कर कंट्रोल करके 2 एक्स्ट्रा नी स्ट्राइक्स ऐड करता हूं। अगले ही पल चारों लड़कियां उलटकर जमीन पर गिर चुकी थीं। आंखें घूम रही थीं और पूरा ग्रुप शॉक में जम गया था। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ऐश बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा। और सबसे बुरी बात, उसके चेहरे पर अब भी वही रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन था, जैसे ये पूरी फाइट उसके लिए सिर्फ वार्म अप हो। लोग, मुझे लड़कियों को हिट करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग इस बात को मेरे खिलाफ वेपन की तरह यूज करोगे तो मुझे उसकी आदत डालने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बाकी बचे ओपोनेंट्स की तरफ ठंडी नजर से देखता हूँ। हम गलत है। एक लड़का हाथ उठा देता है। तुम हमारे लेवल से बहुत ऊपर हो, हम गिव अप करते हैं। लेकिन वेड अब भी चुप नहीं होता। वो जमीन से उठकर हंसी उड़ाता है। ऐश, सो व्हाट अगर तुम स्ट्रांग हो, तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते। उसके चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। एक बात याद रख, तुम सिर्फ इस केज के किंग हो, बाहर कॉम्बैट स्किल्स का कोई मतलब नहीं। अगर स्पिरिट एनर्जी अलाउ होती तो मैं तुम्हारी इतनी बुरी हालत करता कि तुम्हें सच में पैंट्स चेंज करनी पड़ती। ये सुनते ही मेरा पेशेंस खत्म हो जाता है। मैं एक ही स्ट्राइड में डिस्टेंस क्लोज कर लेता हूँ। सबसे पहले सीधा पंच उसके चेहरे पर, बस इतना कि उसका दिमाग हिल जाए। फिर रैपिड फ्लाइंग नी स्ट्राइक्स की बराज उसके पेट पर। थर्ड थर्ड थर्ड। अगले ही पल एक अजीब सी आवाज निकलती है। वेड के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी पैंट्स पर धीरे धीरे पीला दाग फैलने लगता है। मैं नाक कवर करता हूँ और साइड होते हुए बोलता हूँ, अगली बार बड़ी बड़ी बातें करने से पहले एंश्योर कर लेना कि पेट खाली हो। सीन इतना ब्रूटल था कि जो बचे हुए लड़के खड़े थे वो भी डर के मारे वहीं बैठ गए। ऐश, इंस्ट्रक्टर वेक्स तुरंत टोक देती है, उसने पहले ही सरेंडर कर दिया था, तुमने कंटिन्यू क्यों किया? सच कहूं तो मुझे भी काफी सेटिस्फैक्शन मिली थी, लेकिन इंस्ट्रक्टर को लाइन ड्रॉ करनी ही। मैं कंधे उचकाता हूँ। सिर्फ बाकी स्टूडेंट्स ने सरेंडर किया था, क्या इस बंदे ने भी किया था? मैं वेट की तरफ इशारा करता हूँ। मैंने तो नहीं सुना। जो मैंने सुना वो ये था कि ये मुझे इतना मारेगा कि मुझे पैंट्स चेंज करनी पड़ेगी। फिर मैं बाकी स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ता हूँ। तुम लोगों ने इसे सरेंडर करते सुना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब लोग इतनी तेजी से सिर हिलाते हैं कि लगता था गर्दन टूट जाएगी। हमने कुछ नहीं सुना। इतने सारे विटनेसेस के बाद टेक्निकली मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया था। इंस्ट्रक्टर वेक्स गहरी सांस लेती है। वो वैसे भी मेरे साइड पर थी। फाइन, लेकिन दोबारा ऐसा मत होने देना। वो बात खत्म करने ही वाली थी कि मैं हाथ उठाकर उसे रोक देता हूँ। नोवा, तुम्हारी बारी। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैं पूरी फाइट देख रहा था। मुझे पता है तुमने अभी तक अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाई ही नहीं। ये सिर्फ एनकरेजमेंट नहीं था। मैं जानता था कि नोवा के अंदर एक छोटा सा डीमन छुपा हुआ है, बस उसे जगाने के लिए पुश चाहिए था। ऐश मुझे देख रहा था। नोवा की आंखें चमक उठती हैं। उस ट्रेटर को गिरा दो। उसके होठों पर धीरे धीरे एक स्माइल आ जाती है, एक ऐसी स्माइल जो उसके स्वीट और इनोसेंट फेस पर बिल्कुल फिट नहीं बैठती थी। उसी पल मेरे अंदर डेंजर बेल्स बजने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर, मैं तुरंत चिल्लाता हूं, केज से नजर मत हटाना। जैसे ही मैं नोवा के एक्सप्रेशन का स्विच फ्लिप होते देखता हूं, मुझे समझ आ जाता है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। नोवा के पास ऑफ स्विच नाम की चीज ही नहीं थी। इंस्ट्रक्टर वेक्स भी इंस्टेंटली फील कर लेती है। मेरी एनर्जी रिलैक्स्ड और कंट्रोल थी, लेकिन नोवा की बॉडी से जो निकलता था वो प्योर ब्लडलेस था, रॉ, अनटेम्ड। नोवा एकदम अलग इंसान लगने लगती है। एक पंच उसकी तरफ आता है, वो एल्बो से उसे कैच करती है, स्पिन करती है और सीधा ओपोनेंट के टेंपल पर एल्बो स्ट्राइक मारती है। सामने वाली लड़की को अभी भी लग रहा था कि उसने बस हार्ड बोन से टक्कर खाई है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली फिनिशिंग मूव अभी आने वाली है। ह्यूमन बॉडी में नी पॉइंट सही जगह लगे तो बहुत डेंजरस होता है। मैंने दोनों ट्विंस के लिए अलग कॉम्बैट स्टाइल्स डिजाइन किए थे। लूना के लिए डिफेंसिव विंग चन, नोवा के लिए मुए थाई, प्योर अग्रेशन, प्योर डिस्ट्रक्शन। फ्रीज। सिचुएशन समझ
समझते ही इंस्ट्रक्टर वेक्स साइड में रखे रेड क्रिस्टल ऑर्ब पर हाथ मार देती है। पूरे केज की ग्रेविटी कई गुना बढ़ जाती है। नोवा की स्ट्राइक हवा में ही रुक जाती है। उसका नी बस सामने वाली लड़की के फोरहेड को हल्का सा ग्रेस करता है। एक्स्ट्रा ग्रेविटी ने उसकी सारी फोर्स खा ली थी। रेड ग्रेविटी बटन सिर्फ इमरजेंसीज के लिए था। जब मैं लोगों को पीट रहा था तब भी इंस्ट्रक्टर ने उसे प्रेस नहीं किया था, लेकिन अगर वो इस बार भी 1 सेकंड लेट होती तो शायद केज के अंदर एक नई लाश गिर चुकी होती। पूरा अरीना चुप हो जाता है। मैच वहीं खत्म कर दिया जाता है। ग्रेविटी नॉर्मल हो जाती है। फ्रीज इफेक्ट कुछ सेकंड्स चलता है। नोवा को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंस्ट्रक्टर सीधा सेशन एंड कर देती है। वो धीरे से सांस छोड़ती है। अब उसे समझ आ गया था कि मैंने पहले वार्निंग क्यों दी थी। इस पूरी स्पारिंग मैच में सबसे डेंजरस इंसान मैं नहीं था, वो लड़की थी जो सबसे ज्यादा हार्मलेस दिखती थी। इंस्ट्रक्टर नोवा बिल्कुल कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछती है, मैच क्यों रोक दिया? अभी तो हमारा पूरा अपर हैंड था। और उसकी आवाज में जो जेन्युइन कंफ्यूजन थी वही सबसे स्कैरी चीज थी। ये अनफेयर है। तीनों लड़कियां गुस्से से चिल्लाती हैं। आप सिर्फ फेवरेटिज्म कर रही हैं। मैच को ऐसे ही कैसे रोक सकती हैं? उनके दिमाग में अब भी यही चल रहा था कि नोवा सबसे वीक लिंक थी। बस थोड़ा और टाइम मिल जाता तो वो उसे हरा देती। लेकिन इंस्ट्रक्टर वेक्स उनकी एक भी बात का जवाब नहीं देती। वो सिर्फ सीधा डिसीजन सुना देती है, आज से कोई भी स्टूडेंट ऐश लेनोवा के साथ स्पार नहीं करेगा। पूरा ट्रेनिंग हॉल 1 सेकंड के लिए चुप हो जाता है। ये तुम सबकी भलाई के लिए है। बस इतना कहकर इंस्ट्रक्टर वेक्स सेशन खत्म कर देती है और सबको डिसमिस कर देती है। मेडिकल रूम को कॉल किया जाता है और जो स्टूडेंट्स बेहोश हुए थे उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। थोड़ी देर के हंगामे के बाद एकेडमी की लाइफ फिर नॉर्मल ट्रैक पर आ जाती है। ऐश, मैं बोर हो रही हूँ। नोवा बेंच पर लटक कर शिकायत करती है, हम दोबारा डंजन में कब जा रहे हैं? पेशेंस रखो, मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, पिछले कुछ दिनों से मैं किसी ब्रॉन्ज टियर डंजन की इन्फॉर्मेशन ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन अब तक कुछ मिला नहीं था। ऐश, वो फुटवर्क मुझे सिखाओ कि जो तुमने स्पारिंग में यूज की थी। मैं अपने थॉट्स में डूबा हुआ था कि क्लास का एक लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं? मैं सीधा सवाल पूछता हूँ। लड़का ऑकवर्डली हंस देता है। उसकी आंखों में कोई हॉस्टिलिटी नहीं थी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो। आप मुझे फुटवर्क सिखाओ, मैं आपको एक डंजन दिलाता हूँ। वो स्माइल करता है और अपनी तरफ इशारा करता है। ऐश, सीरियसली आप मुझे पहचान नहीं रहे? मैं भौं से कोड़ लेता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ क्लिक नहीं होता। ऐसे डायलॉग्स मैंने पहले भी 1000 बार सुन चुके थे। लड़का फाइनली हार मान लेता है। मैं मार्को हूँ, मार्कस का छोटा भाई। और तब सब याद आ जाता है। मार्कस, गोल्ड क्लास का मेरा पुराना दोस्त, लेकिन वो तो 6 महीने पहले ग्रेजुएट कर चुका था। मैं मार्को को ध्यान से देखता हूँ। मार्को? अरे, मैं उसके कंधे पर हाथ मार देता हूँ। तुम कितने बड़े हो गए हो? जो दुबला पतला बच्चा मुझे याद था वो अब मेरे साथ सेम क्लास में खड़ा था। अच्छा, ये डंजन वाली बात क्या है? मार्को एक्साइटमेंट से ऑलमोस्ट फटने वाला था। ऐश, लगता है किस्मत में हमें मिलाया है। वो हंसते हुए बोलता है, मेरे भाई ने ग्रेजुएशन के बाद हंटर गिल्ड ज्वाइन की थी। अब वो अपने रीजन का कैप्टन बन चुका है और रिसेंटली किसी ने एक ब्रॉन्ज डंजन रिपोर्ट की। मैं तुरंत सीरियस हो जाता हूँ। फिर मेरे भाई ने रिपोर्ट इंटरसेप्ट कर ली। मार्को आवाज धीमी कर देता है, क्योंकि मेरा अवेकनिंग अभी हुआ था। वो चाहते थे कि मैं पहला चांस लूं। डंजन शैडो सिटी के नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स में था। किसी को नहीं पता था कि वो कितने टाइम से वहां मौजूद था। मार्कस ने एक हाई टियर ब्रॉन्ज एक्सप्लोरेशन स्क्वाड हायर की थी जो मार्को को सेफली एस्कॉर्ट करेगी। और ऑनेस्टली मार्को हंस पड़ता है। एक इंसान और ले जाने से क्या फर्क पड़ता है? तो ऐश, मेरे साथ चलो। मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता हूँ। डंजन रिपोर्ट्स इंटरसेप्ट करना हंटर गिल्ड में सीरियस ऑफेंस माना जाता था। अगर बात बाहर आ गई तो बेस्ट केस में मार्कस अपनी कैप्टन पोजीशन खो देगा। वर्स्ट केस में गिल्ड से निकाला भी जा सकता है। ऊपर से स्क्वाड स्पेसिफिकली मार्को के लिए अरेंज की गई थी। मेरा बीच में घुसना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। मार्कस से पूछ लिया तुमने? मैं सीधा सवाल करता हूँ। ऑलरेडी। मार्को तुरंत जवाब देता है। भाई ने एलआरए के साथ जो हुआ उसके बारे में सुना था। वो उस वक्त कुछ कर नहीं पाया और तब से गिल्टी फील करता है। मार्को थोड़ा सीरियस हो जाता है। अब जब उसे पता चला कि तुमने नया स्पिरिट वेपन बॉन्ड कर लिया है और फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, वो बहुत खुश हुआ। फिर वो हंसी रोक नहीं पाता। उसने कहा, अगर ऐश को किसी चीज की जरूरत हो तो सीधा पूछ लेना। मैं चुप हो जाता हूँ। मार्कस वैसे ही था, रिलायबल, लॉयल और अननेसेसरली थॉटफुल। ऐसे ऑफर को मना करना मुश्किल था। ऊपर से मुझे मॉन्स्टर्स की लाइफ स्पैन डेस्परेटली चाहिए थी। जितनी जल्दी मेरी स्पिरिट रैंक और कॉम्बैट स्किल्स सिंक लेवल बढ़ेगी उतनी जल्दी मैं अननोन ब्रॉन्ज डंजन सोलो क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, मैं बिना और सोचे हाँ कर देता हूँ। मैं चलूंगा। यस। नोवा सीधा उछल पड़ती है। हम फाइनली दोबारा डंजन में जा रहे हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले लूना उसका मुंह बंद कर देती है। मेरी ब्रॉन्ज टियर 5 रैंक और ट्विंस की मल्टीपल रीअवेकनिंग्स अभी भी सीक्रेट थी। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए था। मैं तुरंत टॉपिक चेंज कर देता हूँ। रिटर्न फेवर के रूप में मैं मार्को को वो चीजें सिखाना शुरू करता हूँ जो अकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स भी नहीं सिखा सकते। फुटवर्क, पोजिशनिंग, रियल कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स। ऐश, मेरी आंखें धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं। ये सब तो इंस्ट्रक्टर्स से भी बेटर है। मैं बस मुस्कुराता हूँ। अकेडमी कॉम्बैट सिखाती थी, मैं सर्वाइवल सिखा रहा था और दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब मार्को पूरी तरह कन्विंस हो चुका था कि मेरे साथ ट्रेनिंग करके वो एक पावरफुल हंटर बन सकता है। एक भी लेसन वेस्ट ना हो, इसलिए वो अपनी बॉन्डेड पार्टनर को भी बुला लेता है। उसका नाम जारा था। शांत, रिजर्व्ड और काफी सीरियस टाइप की लड़की। मार्को और जारा दोनों की वाइब एक जैसी थी। नए नए अवेकेंड, हंटर वर्ल्ड के लिए एक्साइटेड और हर चीज सीखने के लिए बेचैन। ये फुटवर्क तो कमाल है। जारा ऑनेस्टली इंप्रेस हो गई। काश हम तुमसे पहले मिल गए होते, अब तक क्लोज कॉम्बैट एक्सपर्ट्स बन चुके होते। मार्को की तरह जारा भी पूरी तरह मेरी ट्रेनिंग में डूब चुकी थी। बर्ड्स ऑफ अ फेदर। इसमें कोई सरप्राइज नहीं था कि मार्को और जारा इतनी नेचुरली बॉन्ड कर
घर गए थे। क्लास के बाद मैं मार्को और बाकी लोगों से शैडो सिटी के आउटस्कर्ट्स पर एक टैवर्न में मिलता हूँ। फाइनली आ ही गए। एक भारी आवाज गूंजती है। हम कब से वेट कर रहे हैं। मेरे सामने एक बड़ा दाढ़ी वाला आदमी उठकर खड़ा होता है। रेक्स, एक्सप्लोरेशन स्क्वाड का लीडर। स्क्वाड में टोटल 10 मेंबर्स थे। सब पूरी तरह गियर्ड अप और डंजन रन के लिए रेडी। उनकी स्पिरिट रैंक्स मोस्टली ब्रॉन्ज टियर 9 के आसपास थी। रेक्स खुद ब्रॉन्ज पीक पर था, सिल्वर रैंक से बस एक कदम दूर। ये पूरी टीम क्लाइंट्स को सेफली डंजन क्लियर करवाने के लिए स्पेशलाइज करती थी। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। मैं गर्दन खुजाता हूँ और आगे बढ़कर रेक्स के कंधे पर हाथ रख देता हूँ। रेक्स, इतने दिनों बाद मिलना भी कोई किस्मत की बात है। मैं ग्रिन करता हूँ। और जब हम इतनी रात को मिल ही गए हैं तो एक प्रॉपर ड्रिंक तो बनता है। आज का बिल मेरी तरफ से। मार्को तुरंत सपोर्ट कर देता है। बिल्कुल, इसे अर्ली विक्ट्री बैंक्वेट समझ लो। रेक्स एक सेकंड के लिए ब्लिंक करता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। हा, ये हुई ना बात। नॉर्मली डंजन रन से पहले ड्रिंक करना बहुत बुरी आइडिया मानी जाती थी, लेकिन मेरे पास अपनी वजह थी। अगर सेलिब्रेशन थोड़ी देर लंबी चली तो डंजन एंटर करते वक्त रात हो जाएगी, और रात का मतलब था नोवा की नाइट आर्मर का फुल पावर मोड। उसके सारे स्टैट्स डबल। डंजन्स अनप्रेडिक्टेबल ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स होते हैं। कोई नहीं जानता अंदर क्या मिलेगा। मैं पूरी तरह रेक्स की टीम पर डिपेंड नहीं कर सकता था। कुछ ड्रिंक्स के बाद भी जैसे ही स्क्वाड ने डंजन गेट देखा, सबका मूड इंस्टेंटली प्रोफेशनल हो गया। सालों के एक्सपीरियंस्ड हंटर्स के लिए हल्का ड्रिंक रिएक्शन स्लो नहीं करता, कभी कभी नर्व्स को स्टेबल भी कर देता है। डंजन गेट ज्यादा हिडन नहीं थी। एक पुराने फार्मर के वाइन सेलर के अंदर खुली हुई थी। ये सेलर 10 साल से टच भी नहीं हुआ। फार्मर हमें अंदर ले जाते हुए बताता है। एक्सीडेंटली मिला था। यहाँ वैसे भी कोई आता नहीं, इसलिए एग्जैक्ट पता नहीं कि डंजन कब अपीयर हुई, लेकिन एक बात श्योर है, 20 साल से पुरानी नहीं हो सकती। मूव आउट। रेक्स की आंखें शार्प हो जाती हैं। वो स्क्वाड को सिग्नल देता है और सब फॉर्मेशन में आ जाते हैं। डंजन एंटर करते ही टीम का प्रोफेशनलिज्म दिखने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में परफेक्ट कॉम्बैट फॉर्मेशन रेडी हो जाती है। मैं, लूना, नोवा, मार्को और जारा सेंटर में रखे जाते हैं, वीआईपी क्लाइंट्स की तरह। फॉर्मेशन के प्रोटेक्टेड कोर में हमारे सामने जो वर्ल्ड खुलता है उसे देखकर सब एक सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। जहां तक नजर जाए सिर्फ एंडलेस सैंड ड्यून्स। चांदनी रात में रेत चांदी की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे डेजर्ट पर सिल्क की एक लेयर बिछी हो। हवा के साथ ड्यून्स धीरे धीरे हिल रही थी और पूरा सीन किसी सपने जैसा लग रहा था। मैं हल्की सी हंसी रोक नहीं पाता। देखा, मैं धीरे से बोलता हूँ, किस्मत के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डंजन वर्ल्ड डेजर्ट निकलेगा। अगर हम दोपहर में एंटर करते तो शायद जलती हुई धूप सबको जिंदा भून देती। मेरा रैंडम लगने वाला ड्रिंकिंग प्लान पूरी स्क्वाड को बचाने वाला डिसीजन बन गया। ऐश, नोवा आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है। रात में डेजर्ट कितना ब्यूटीफुल लगता है। ब्यूटीफुल है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो डेंजरस ब्यूटी के अंदर छुपा है वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। मैं सबको रिमाइंड करता हूँ कि गार्ड डाउन ना करें। डेजर्ट मॉन्स्टर्स किसी भी डायरेक्शन से किसी भी वक्त अटैक कर सकते थे। डेजर्ट एक रूथलेस एनवायरनमेंट था। रात की ठंडक सफर आसान जरूर बनाती थी, लेकिन जो मॉन्स्टर्स यहाँ सर्वाइव करते हैं वो आम मॉन्स्टर्स से काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। रेक्स मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारता है। रिलैक्स ऐश, वो कॉन्फिडेंट स्माइल देता है। ट्रस्ट अस, ये हमारा काम है। लेकिन पता नहीं क्यों दूर अंधेरे ड्यून्स के पार देखते हुए मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग उठ रही थी, जैसे ये डंजन उतनी सिंपल नहीं थी जितनी पहली नजर में लग रही थी, और शायद असली खतरा अभी तक सामने आया ही नहीं था। फिर पूरी स्क्वाड स्पिरिट मर्ज में चली जाती है। हर एक के पास बल्क क्लास स्पिरिट वेपन थी। सच में अफसोस की बात थी, बहुत बड़ा अफसोस। रेक्स मेरी तरफ देखता है। मेरे हाथ में वही बेजान फायर पोकर और पीठ पर वही पुरानी टैटर की। वो सर हिलाकर हल्की सी पिटी वाली स्माइल देता है। बस किस्मत खराब थी शायद। मैं सिर्फ शांत मुस्कुराता हूँ। अगर उसे पता होता कि ये दोनों स्पिरिट वेपन्स असल में क्या बन चुकी हैं, तो शायद उसकी एक्सप्रेशन देखने लायक होती। स्क्वाड ध्यान से आगे बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद दूर एक ड्यून के नीचे कैंप फायर झिलमिलाती हुई नजर आती है। दूर से देखने पर लगता था जैसे कुछ मछलियों के सर आग के पास बैठे कुछ रोस्ट कर रहे हों। जब हम थोड़ा करीब पहुंचते हैं, उनका पूरा शेप साफ दिखने लगता है। पतले और लंबे लिम्स और पूरा अपर बॉडी सिर्फ एक बड़ा फिश हेड। डेजर्ट में फिश मॉन्स्टर्स। रेक्स एक नजर में उन्हें पहचान लेता है। ज्यादा नहीं है, लगभग 1 दर्जन। सैंड फिशमैन, रेरिटी ई रैंक, स्पिरिट रैंक ब्रॉन्ज टियर 5। डिस्क्रिप्शन, फिश टाइप मॉन्स्टर्स जो डेजर्ट में रहते हैं, ये रेत के अंदर वैसे ही मूव करते हैं जैसे मछली पानी में। एम्बुश और असैसिनेशन में स्पेशलाइज करते हैं। रिमेनिंग लाइफ स्पैन 500 ईयर्स। पहली वेव ही ब्रॉन्ज टियर 5 थी। इसका मतलब था ये डंजन बिल्कुल भी सिंपल नहीं थी। उसी वक्त स्क्वाड का रेंज्ड अटैकर आर्क अपना बो उठाता है। उसका स्पिरिट वेपन सिल्वर मून बो हर शॉट के बाद ऑटोमेटिकली 2 स्प्लिट एरोज जनरेट करता था। स्प्लिट एरोज सिर्फ 30% डैमेज करती थी, लेकिन ऑटो टारगेटिंग रखती थी। 3 एरोज हवा चीरकर सैंड फिशमैन की तरफ जाती हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स भी काफी अलर्ट थे। जैसे ही एरोज नीचे गिरती हैं, सारे फिशमैन सीधा रेत के अंदर घुस जाते हैं और गायब हो जाते हैं। डिफेंस फॉर्मेशन, रेक्स बिना डिले के कमांड देता है। उसका स्पिरिट वेपन एक मैसिव आयरन शील्ड था। जैसे ही वो डिफेंस मोड एक्टिवेट करता है, हनीकॉम पैटर्न वाली बैरियर पूरे ग्रुप के आसपास बन जाती है। मैं और मार्को बैरियर के अंदर प्रोटेक्टेड जोन में आ जाते हैं। रिलैक्स, रेक्स कॉन्फिडेंस से बोलता है। जब तक मैं हूँ, ये मॉन्स्टर्स तुम तक नहीं पहुंच सकते। रेक्स ब्रॉन्ज पीक पर था और उसका आयरन शील्ड भी उसी लेवल का। क्लाइंट प्रोटेक्शन उसकी स्पेशलिटी थी। बाहर स्क्वाड के बाकी मेंबर्स कॉम्बैट स्टांस ले लेते हैं। आर्चर आर्क, लैंसर जैक और डुअल ब्लेड फाइटर बुल। तभी अचानक रेत फट जाती है। जो फिशमैन पहले नीचे घुसे थे, वो हंटर्स के पैरों के नीचे से बाहर निकलते हैं। फिश बोन ब्लेड्स सीधा उनके सीने की तरफ जाती हैं, लेकिन स्क्वाड प्रिपेयर्ड थी। सरफेस पर आते ही फिशमैन को हैवी काउंटर अटैक्स मिलते हैं। बुल उनके
लिम्स काटने की कोशिश करता है ताकि क्लाइंट्स को इजी फिनिशिंग किल्स मिल सके, लेकिन कोई फायदा नहीं। हाथ पैर कटने के बाद भी जैसे ही सैंड फिशमैन रे को टच करते वो फिर से उसमें डूबकर गायब हो जाते। कई एक्सचेंजेस के बाद भी ब्रॉन्ज टियर 9 हंटर्स की पूरी टीम एक भी मॉन्स्टर को प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पाती। उल्टा फिशमैन बार बार एम्बुश करके डैमेज दे रहे थे। ये किल फीड के लिए सेटअप नहीं हो सकते। रेक्स फाइनली डिसीजन लेता है, सब खत्म करो। किल फीड मर्सनरी स्लैंग था, मतलब मॉन्स्टर को डिसेबल करके क्लाइंट के सामने छोड़ दो ताकि फाइनल हिट वो करे और मैना क्रिस्टल्स खुद एक्सट्रैक्ट कर सके। डंजन के रूल्स के हिसाब से मैना क्रिस्टल्स ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, सिर्फ किलिंग ब्लो देने वाले को एक्सट्रैक्शन का राइट मिलता था। ऑर्डर मिलते ही स्क्वाड फुल पावर से लड़ती है। कुछ ही देर में पूरे डजन सैंड फिशमैन वाइप आउट हो जाते हैं। सॉरी, रेक्स कंधे उचकाता है। ये मॉन्स्टर्स बहुत स्लिपरी हैं, सिर्फ एक को जिंदा पकड़ पाए। वो हमें देखकर पूछता है किल कौन लेगा? माँ को। मैं बिना सोचे साइड हो जाता हूँ। एक्चुअल क्लाइंट यही है, मैं तो बस गेस्ट हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। मार्को एक्साइटेड होकर आगे बढ़ता है। उसका स्पिरिट वेपन ज़ारा एक पैर आर्म गार्ड्स की फॉर्म में था। सैंड फिशमैन पहले ही जैक के लैंड से छेद दिया गया था और पूरी तरह इमोबिलाइज था। फिर भी ब्रॉन्ज टियर 2 मार्को को उसे मारने में 4-5 पंचेस लग जाते हैं, लेकिन मार्को की किस्मत कमाल की थी। सिर्फ एक किल से उसे 5 मैना क्रिस्टल्स मिल जाती है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ग्रुप और अंदर बढ़ता है। रास्ते में 3 और वेव्स मिलती हैं। हर वेव पहली से बड़ी और डेंजरस, लेकिन रेक्स की स्क्वाड सबको एफिशिएंटली हैंडल करती रहती है। मैं और मार्को दोनों सिर्फ 5-5 किल्स ही ले पाते हैं, लेकिन इस बार मार्को की किस्मत साथ नहीं देती। पिछली बार जो 5 क्रिस्टल्स एक किल से मिली थी वो बस लकी ब्रेक निकली। आगे के किल्स में उसकी किस्मत पूरी तरह ड्राई हो जाती है और मैं चुपचाप सब ऑब्जर्व करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता था इस डंजन का असली चैलेंज अभी तक सामने नहीं आया था। 5 किल्स और एक भी क्रिस्टल एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे रिजल्ट्स बिल्कुल अलग स्टोरी बता रहे थे। 5 सैंड फिशमैन ने मुझे सीधा 25 ईयर्स की लाइफ स्पैन दे दी और एक्सट्रैक्ट के टाइम कोई क्रिस्टल ड्रॉप ना होने के बावजूद मुझे एक कॉम्बैट स्किल बुक मिली। घोस्ट स्टेप टियर 1। 3 सेकंड के लिए स्पिरिट फॉर्म में एंटर करो, जिसमें तुम नॉर्मल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर से पास हो सकते हो। कूल डाउन 20 सेकंड्स। लगता है आखिरकार किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है। स्क्वाड का नाइटमेयर फाइनली खत्म होने वाला था। एक सुनसान और टूटते बिखरते पैलेस में एक नया टाइप का मॉन्स्टर हमारा इंतजार कर रहा था। फाइनली उन कर्स्ड फिश लोगों के अलावा कुछ और। रेक्स धीरे से गाली देता है। चांदनी के नीचे बैंडेजेस में लिपटी हुई लाशों का एक ग्रुप रुइंस के बीच धीरे धीरे चल रहा था। पैलेस के सेंटर में एक गोल्डन कॉफिन हवा में अजीब तरीके से तैर रहा था। ये पक्का डंजन का फाइनल फ्लोर है। एक नजर देखते ही मुझे समझ आ गया कि उस कॉफिन के अंदर सो रहा क्रीचर ऑलमोस्ट सर्टेनली बॉस ही है। ममी। रेरिटी F रैंक। स्पिरिट रैंक ब्रॉन्ज टियर 7। डिस्क्रिप्शन। धीरे मूव करती है, लेकिन इसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा है। इसके बॉडी पर लिपटी बैंडेजेस एक्सट्रीमली टफ है। एक बार इनके रैप में आ गए तो बचकर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन हर बार जब ये किसी एनिमी को रैप करती है तो इसकी अपनी बॉडी की बैंडेजेस पतली हो जाती हैं, जिससे इसका डिफेंस कम हो जाता है और हेल्थ भी काफी गिर जाती है। रिमेनिंग लाइफ स्पैन 2000 ईयर्स। सब लोग कॉफिन से दूर रहो, पहले छोटे मॉन्स्टर्स को हैंडल करो। रेक्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉफिन के ज्यादा पास जाना अंदर सोए हुए बॉस को जगा सकता था, इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी ममीज को क्लियर करना। ये जितनी टफ थी उतनी ही डेंजरस भी। हेल्थ और डिफेंस सेम रैंक के मॉन्स्टर्स से काफी ज्यादा थे, लेकिन मूव ऐसे करती थी जैसे प्रैक्टिस डमीज हो। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना था, बैंडेजेस को अपने आसपास रैप मत होने देना। रेक्स की स्क्वाड के टीम वर्क के साथ एक के बाद एक हाफ डेड ममीज मार्को और मेरे सामने लाई जा रही थी। उनकी सारी बैंडेजेस खत्म हो चुकी थी, कुछ के हाथ पैर तक काट दिए गए थे और वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते थे। ऐश, तुम इन्हें फिनिश करो। मार्को जेनरसली साइड हो गया। मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। हर ममी 2000 साल की लाइफ स्पैन रखती थी। उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठी। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, ममी एलिमिनेटेड। 20 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन गेन्ड। लाइफ स्पैन को लगातार बढ़ते देखकर मेरी स्माइल कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। रूइंड पैलेस के आसपास 100 से ज्यादा ममीज थी। रेक्स की स्क्वाड पूरी रात फाइट करती रही और मुश्किल से 80 से थोड़ी ज्यादा ममीज क्लियर कर पाई, उससे पहले कि सबके लिए सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल हो जाए। बस हमें वापस हटना पड़ेगा। सारे सप्लाईज ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। कोई और ऑप्शन ना देखकर रेक्स ने रिट्रीट का ऑर्डर दे दिया। ग्रुप ने एक ड्यून ढूंढा और थोड़ी देर के रेस्ट के लिए वहीं रुक गया। अच्छी बात ये थी कि ममीज सिर्फ स्लो ही नहीं, उनमें इतनी अकल भी नहीं थी कि हमें फॉलो कर सके। सुबह के 4 बज चुके थे। रेक्स, मुझे लगता है हमें बची हुई ममीज को सीधा मार देना चाहिए। मैं डेजर्ट के होराइजन की तरफ देखते हुए बोला। मेरा एक्सप्रेशन सीरियस था। सबके सप्लाईज खत्म हो रहे हैं। इस रेट से हम सनराइज से पहले फिनिश नहीं कर पाएंगे और जैसे ही सूरज निकला सिचुएशन बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो बडी। रेक्स ने तुरंत अग्री किया। डेजर्ट की गर्मी में फाइट करना डिफिकल्टी को डबल कर देता है। टेम्परेचर एक बार ऊपर चला गया तो वो इंसान को मार भी सकता है। जब स्क्वाड रिकवर कर रही थी, मैंने लाइफ प्रोजेक्शन यूज करके खुद को स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया। अब तक रन काफी स्मूथ चल रहा था, लेकिन जितना स्मूथ सब चल रहा था उतना ही मुझे अलर्ट रहना जरूरी था। ये 1000 साल की लाइफ स्पैन बहुत इंपॉर्टेंट थी। मुझे इसे वाइजली यूज करना था। 300 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन टैलेंट में इंजेक्ट किए जा रहे हैं। ई रैंक फ्रेंजी। हार्ड वर्क पेज ऑफ। तुम्हारी लगातार मेहनत के बाद टैलेंट फाइनली अवेकन हो गया है। ब्लड पैक अवेकनिंग। डी रैंक। फिजिकल लाइफ स्टील 7.5%। अटैक स्पीड +40%। मूवमेंट स्पीड +40%। न्यू इफेक्ट एडेड। हर अटैक एनिमी पर 10 सेकंड्स का ब्लीडिंग स्टेटस लगाता है। हर स्टैक 5% डैमेज डील करता है। मैक्सिमम 10 स्टैक्स। प्लेयर रिमेनिंग लाइफ स्पैन 727 ईयर्स। सिर्फ ई रैंक से डी रैंक टैलेंट तक अपग्रेड करने में ही
ही 300 ईयर्स लग गए। अगला अपग्रेड इससे कहीं ज्यादा महंगा होगा, शायद 700 ईयर्स से भी ज्यादा। इसीलिए मैंने टैलेंट को और पुश करना बंद कर दिया और बची हुई लाइफ स्पैन को कॉम्बैट स्किल्स पर लगाने का डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हें एडवांस करना कंपैरेटिवली आसान था। -182 ईयर्स विंड स्टेप सी रैंक में एडवांस हो गया। -54 ईयर्स ब्लड पुल सी रैंक में एडवांस हो गया। -80 ईयर्स चार्ज्ड स्ट्राइक सी रैंक में एडवांस हो गया। -101 ईयर्स घोस्ट स्टेप सी रैंक में एडवांस हो गया। प्लेयर रिमेनिंग लाइफ स्पैन 310 ईयर्स। टोटल 417 साल खर्च हो गए। मेरे सारे कॉम्बैट स्किल्स अब सी रैंक तक पुश हो चुके थे। मेरी ओवरऑल पावर में जबरदस्त जंप आया, लेकिन एक बात डिसअपॉइंटिंग थी। प्लंडर की तरह कोई भी स्किल सीधा एस रैंक तक नहीं पहुंची। माना क्रिस्टल्स की बात करें तो मैंने 200 क्रिस्टल्स को लूना और नोवा के बीच इक्वली डिवाइड कर दिया। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपके स्पिरिट वेपन्स लूना और नोवा ब्रॉन्ज टियर 3 में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। डी रैंक नाइट आर्मर, रॉ स्टैट्स और परफॉर्मेंस में एफ रैंक सिल्वर लैंड से काफी बेटर था। फिर भी मैंने दोनों स्पिरिट वेपन्स को बिल्कुल इक्वल रिसोर्सेज दिए। रेक्स की टीम ने 30 मिनट रेस्ट किया और फिर बची हुई सारी ममीज को जल्दी से क्लियर कर दिया। अब पूरे डंजन में सिर्फ एक चीज बची थी, हवा में तैरता हुआ कॉफिन। जैक, बुल, जाकर चेक करो। रेक्स ने दोनों को आगे भेजा। आर्क और मेडिको सपोर्ट देने के लिए पीछे रुक गए। जैसे ही जैक और बुल धीरे धीरे कॉफिन के पास पहुंचे, फ्लोटिंग कॉफिन अचानक खुल गया। ये कैसे पॉसिबल है? अंदर कुछ भी नहीं था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कॉफिन के अंदर कोई स्लीपिंग बॉस मॉन्स्टर ही नहीं होगा। वो पूरी तरह खाली था, बिल्कुल खाली। तभी एक स्पेशल वॉर्टेक्स अपीयर हुआ, डंजन क्लियर होने का साइन। साथ ही गोल्डन कंप्लीशन चेस्ट्स सबके सामने गिर पड़े। क्या हमने डंजन क्लियर कर लिया? विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन वॉर्टेक्स और चेस्ट्स दोनों सामने थे। टेक्निकली क्लियर लग रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर थी। मैं अलर्ट रहा। मैंने अपने स्पेशल रिंग से एक सिंपल बुन निकाला और सीधा वॉर्टेक्स की तरफ फेंक दिया। बुन वॉर्टेक्स को टच करते ही अंदर खींचने के बजाय सीधा वापस उछल गया। ये डंजन गेट फेक है। असली बॉस कहीं आसपास छिपा हुआ है और अभी भी जिंदा है। मुझे लगा था इस फ्लोर पर कोई टेरिफाइंग बॉस होगा। निकला ये कि हम बिना जाने ही क्लियर कर गए। बॉस ड्रॉप भी मिस हो गया। क्या अफसोस की बात है। रेक्स की टीम ने ये सोचकर अपने चेस्ट्स खोलने शुरू कर दिए। रुको, कुछ गड़बड़ है, सावधान रहो। मेरी वार्निंग 1 सेकंड देर से पहुंची। मेरे बोलने से पहले ही सब लोग अपने चेस्ट्स खोल चुके थे। खाली, सब खाली थे। ये क्या हो रहा है? कंप्लीशन चेस्ट्स भी खाली क्यों हैं? मैं बस कंधे उचकाकर बोला, ठीक है, ना बॉस मिला ना रिवॉर्ड चेस्ट, रिलैक्स। जिस बॉस को तुम ढूंढ रहे हो वो अभी सामने आने वाला है। मेरे सामने रखे 3 चेस्ट्स ही अब तक अनओपन थे। मुझे अभी पूरी सिचुएशन समझ नहीं आई थी, लेकिन इतना जरूर पता था कि मेरे अलावा सब लोग मॉन्स्टर के ट्रैप में फंस चुके हैं। रेक्स को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डेंजर उनके सर पर खड़ा है। जब सब लोग सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे थे, फेक डंजन गेट हिलना शुरू हो गया। उसकी सरफेस पर क्रैक्स फैलने लगी। हर क्रैक की आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी चीज शीशे पर पड़ रही हो। फिर एक टेढ़ी मेढ़ी और डरावनी आवाज गूंजी, मुझे हराना चाहते हो? पहले खुद को हराओ। गेट की हर क्रैक से स्क्वाड के मेंबर्स के क्लोन्स बाहर निकलने लगे। उनके स्पिरिट वेपन्स भी परफेक्टली कॉपी हुए थे। तब जाकर मुझे फेक डंजन गेट की असली आइडेंटिटी समझ में आई। मिरर क्लोन, रेरिटी बी रैंक, स्पिरिट रैंक सिल्वर टियर 5। डिस्क्रिप्शन, एक ऐसा मिरर जिसके पास क्लोनिंग की पावर है। जिस पल तुम इसका चेस्ट खोलते हो, तुम्हारा जेनेटिक सीक्वेंस कॉपी हो जाता है। रिमेनिंग लाइफ स्पैन 15,000 ईयर्स। क्योंकि मैंने अपना चेस्ट कभी खोला ही नहीं था, मेरी कोई क्लोन कॉपी वहां मौजूद नहीं थी। सच में इस ट्रैप से बचना लगभग इम्पॉसिबल था। सब लोग तैयार हो जाओ, फाइट के लिए रेडी रहो। रेक्स ने तुरंत कमांड दिया। सबसे पहले उसने आर्क को क्लोन रेक्स को पिन डाउन करने का ऑर्डर दिया। आर्क ने अपनी एरो रेंज स्किल एक्टिवेट की। क्लोन रेक्स ने तुरंत डिफेंसिव स्टांस ले ली और बाकी क्लोन्स को रेंज्ड अटैक से प्रोटेक्ट करने लगा। उसी वक्त असली रेक्स ने अपनी टॉन्ट स्किल एक्टिवेट की और क्लोन बुल और क्लोन जैक को फोर्स कर दिया कि वो सिर्फ उसी को टारगेट करें। क्लोन फ्रंटलाइन का पूरा एग्रो अपने ऊपर खींचने के बाद बुल और जैक साइड से अटैक करते हैं और क्लोन आर्क और क्लोन लियो को खत्म कर देते हैं। बैक लाइन में ना रेंज्ड डैमेज बचा था और ना हीलिंग। बाकी क्लोन्स धीरे धीरे वीक पड़ गए और तीनों ने मिलकर उन्हें आसानी से क्लीन अप कर दिया। क्लोन मार्को की बात करें तो वो स्क्वाड के किसी अननोन एओई अटैक में उड़ गया। जैसे ही सारे क्लोन्स गिर गए, सबने तुरंत बॉस पर फोकस शिफ्ट कर दिया और अपना सब कुछ उस पर झोंक दिया। मुझे हराना चाहते हो? पहले खुद को हराओ। लेकिन बॉस की हेल्थ का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही कम हुआ था कि मिरर क्लोन फिर से टूट गया और स्पेशल क्रैक्स के अंदर से सारे क्लोन्स दोबारा समन हो गए। ये बॉस कब रुकेगा? कैप्टन, अब क्या करें? और ऑप्शन ही क्या है? वही स्ट्रेटेजी फिर से यूज करो। कोई बेहतर प्लान ना होने की वजह से रेक्स की टीम ने बॉस को छोड़कर फिर से क्लोन्स पर फोकस कर दिया। क्लोन्स बेवकूफ थे, लेकिन पहले राउंड के कंपैरिजन में स्क्वाड की स्पीड क्लियरली स्लो हो चुकी थी। उनकी स्टैमिना और स्पिरिट एनर्जी दोनों तेजी से खत्म हो रही थी। सिचुएशन देखकर ये बिल्कुल नेचुरल था। जब दूसरी बार भी क्लोन्स को खत्म कर दिया गया, तब तक सब लोग लगभग पूरी तरह थक चुके थे। सप्लाईज टू काफी पहले ही खत्म हो चुकी थी। रिकवर करने का कोई तरीका नहीं था। जल्दी अटैक करो। इस श्रापित बॉस के दोबारा समन करने से पहले इसे खत्म करो। बहुत मुश्किल से मिरर क्लोन की हेल्थ उसके लास्ट 1/3 तक गिर गई, लेकिन उसी वक्त सबके दिल पर वार करते हुए क्लोन्स फिर से सामने आ गए। मुझे हराना चाहते हो? पहले खुद को हराओ।
नहीं, फिर से क्लोन्स को वापस आता देख रेक्स की स्क्वाड टूटने लगी। उनकी स्पिरिट एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कॉम्बैट स्किल्स यूज करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इस कंडीशन में लियो अब टीम को सपोर्ट भी नहीं दे सकता था। उसने अपना स्पिरिट मर्ज भी तोड़ दिया। दोनों ने अपनी स्पेशल रिंग से क्रॉसबोज निकाले और रियर से सपोर्ट देने लगे। फुल स्पिरिट एनर्जी के साथ भी स्क्वाड मुश्किल से क्लोन्स का सामना कर पाई थी और अब तो वो लगभग बिना रिसोर्सेज के फाइट कर रहे थे। सिचुएशन तेजी से उनके खिलाफ जा रही थी, लेकिन रेक्स की स्क्वाड की एंड्योरेंस कमाल की थी। क्लोन्स के साथ लगातार घिसाई वाली बैटल के बीच जैसे ही स्पिरिट एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा रिकवर हुआ, रेक्स ने मौका पकड़ लिया और बुल और जैक के साथ मिलकर क्लोन लियो को फिर से खत्म कर दिया। लेकिन बैकलाइन को एलिमिनेट करने की कीमत बहुत महंगी पड़ी। स्क्वाड का हर मेंबर बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था और लियो की स्पिरिट वेपन जो ह्यूमन फॉर्म में थी, क्लोन आर्क के एरो से सीधा चेस्ट में हिट हो गई। उसकी जान बस धागे से लटक रही थी। डैम इट, मेरी स्पिरिट एनर्जी खत्म हो गई है। अपनी पार्टनर की लाइफ साइंस धीरे धीरे फेड होती देखकर लियो जो स्क्वाड का हीलर था पूरी तरह बेबस था। वो कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ देख सकता था कि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो उसकी आंखों के सामने मौत के करीब पहुंच रही है। एक हीलर जो अपने सबसे करीबी इंसान को भी नहीं बचा सकता। दर्द और गिल्ट से टूटकर लियो ने अपना क्रॉसबो जमीन पर फेंक दिया। स्पेशल रिंग से एक लंबी ब्लेड निकाली और क्लोन्स की तरफ चीखते हुए दौड़ पड़ा। उस पाल पूरी स्क्वाड के अंदर आग सी लग गई। सब लोग बिना कुछ बचाए पूरी जान लगाकर फाइट में कूद पड़े। रेक्स की टीम ने अपनी आधी जान दांव पर लगा दी, लेकिन आखिरकार हर एक क्लोन को गिरा दिया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। लियो जो बिना स्पिरिट मर्ज आर्मर के सिर्फ एक नॉर्मल ब्लेड लेकर फ्रंट लाइन में चार्ज कर गया था, क्लोज कॉम्बैट मॉन्स्टर्स के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सका। जिस पल आखिरी क्लोन गिरा, उसी पल लियो भी खून के तलब में भारी आवाज के साथ गिर पड़ा। मूव, फोकस, फायर। बॉस को अभी खत्म करना होगा, वरना हम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। शोक बनाने का वक्त नहीं था। रेक्स ने तुरंत ऑर्डर दिया कि सब लोग जो कुछ बचा है सब बॉस पर झोंक दें। मार्को, चलो। मुझे डर था कि पूरी स्क्वाड के बिना डैमेज काफी नहीं होगा, इसलिए मैंने मार्को को साथ लिया और सीधा आगे बढ़ गया। चार्ज स्ट्राइक। मैंने टाइमिंग परफेक्टली पकड़ी। फुली चार्ज सिल्वर लैंस सीधा मिरर सरफेस को चीर गया। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, बॉस मिरर क्लोन एलिमिनेटेड। 15,000 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन गेन्ड। प्लेयर रिमेनिंग लाइफ स्पैन 15,310 ईयर्स। हम दोनों ने मिलकर फाइनल किल सिक्योर कर ली। जैसे ही बॉस की लाइफ खत्म हुई, टूटे हुए मिरर के टुकड़े चमकदार रोशनी में जगमगाने लगे और एक बड़े ढेर में बदल गए। 100 से भी ज्यादा मैना क्रिस्टल्स। उनके अलावा एक कॉम्बैट स्किल बुक गोल्डन लाइफ के पिलर में लिपटी हुई सामने आई। साथ ही काफी सारे क्राफ्टिंग मटेरियल्स भी। मिरर क्लोन जैसा बॉस जो पावर और इंटेलिजेंस दोनों से फाइट करता था, हमेशा जनरस लूट ड्रॉप करता था। लेकिन इतने सारे रिवॉर्ड्स के सामने खड़े होने के बावजूद स्क्वाड में एक भी इंसान खुश नहीं था। ये सब ले लो। रेक्स ने जमीन पर पड़े मैना क्रिस्टल्स उठाए बिना एक्सप्रेशन के और सारे के सारे मार्को के सामने रख दिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। इन 100 क्रिस्टल्स को लियो के फैमिली के लिए हमारी तरफ से फेयरवेल गिफ्ट समझ लो। रेक्स कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने मार्को की तरफ देखा, फिर अपनी गम में डूबी टीम की तरफ। लियो की फैमिली की तरफ से थैंक यू। रेक्स ने पूरी स्क्वाड को लीड करते हुए मार्को के सामने झुककर थैंक्स कहा। उनकी आंखें ही सब कुछ बयान कर रही थीं। मिरर क्लोन के फाइनली मरने के बाद असली डंजन गेट सबके सामने अपीयर हुआ, साथ ही गोल्डन कंप्लीशन चेस्ट्स भी। ये डंजन बिल्कुल मजाक नहीं था, इसलिए चेस्ट के अंदर के रिवॉर्ड्स भी डिसअपॉइंटिंग नहीं होने वाले थे। डंजन क्लियर्ड। सबने अपना स्पिरिट मर्ज रिलीज किया और चेस्ट्स खोलने लगे। कंप्लीशन चेस्ट्स का रिवॉर्ड उन लोगों की संख्या के हिसाब से स्केल होता था जिन लोगों ने डंजन क्लियर किया हो, इसलिए मेरे पैरों के पास 3 चेस्ट्स रखे थे। यहाँ मौजूद सब लोगों में सिर्फ मैं ही था जिसने अब तक स्पिरिट मर्ज रिलीज नहीं किया था और एक भी चेस्ट नहीं खोला था। क्या हुआ बड़ी, पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हो? डर लग रहा है क्या? रेक्स ने मुझे चुपचाप खड़ा देखा और पास आ गया। उसके साथ उसका स्पिरिट वेपन सली भी चल रहा था। मैंने धीरे से सिर हिला दिया, जैसे किसी बात को अपने दिमाग में घुमा रहा हूँ।